हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आ गए एक बहुत बढ़िया सा लेक्चर लेकर। आप लोगों के केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल बोर्ड के होने वाले हैं, डेट आ चुकी है और कई स्कूलों में तो स्टार्ट शायद कल से या परसों से ही है। इसलिए मैं एक ऐसा पोर्शन लेकर आया हूं आप लोगों के लिए जिसमें सबको बहुत ज्यादा डर लगता है और वो है आपका वाइवा। मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जिसमें आपको एक्सटर्नल किस लेवल तक कहां कहां तक पहुंचा सकता है क्वेश्चन पूछ के, तो मैं उसी लेवल के क्वेश्चन आपको यहां अभी पढ़ाने वाला हूं। लेकिन इससे पहले कहूं कि आप लोग वहां प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल वहां पर मेन 4 करने वाले हैं और 4 कौन कौन से प्रैक्टिकल करते होंगे तो आप लोग अब तो रिकॉर्ड भी बना चुके हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि 4 प्रैक्टिकल करने वाले हैं जिसमें आप लोग पहला आपका अनुमापन है। मैं इंग्लिश में भी टर्म यूज कर रहा हूं, टाइट्रेशन। और अनुमापन या टाइट्रेशन के बाद दूसरा आप लोग कर रहे होंगे सॉल्ट एनालिसिस, मतलब लवण का विश्लेषण, जिसके अंदर आप लोग लवण दिया होगा जिसमें एसिडिक और बेसिक रेडिकल मीन्स अम्लीय और क्षारीय मूलक या अम्लीय और भस्मीय मूलक निकालते होंगे। और उसके बाद अगला आप लोग करते होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, उसमें फंक्शनल ग्रुप निकालते होंगे, मतलब क्रियात्मक समूह कार्बनिक यौगिक में निकालते होंगे। और एक लास्ट और आप प्रैक्टिकल करते होंगे जो आपका कंटेंट बेस्ड है, और कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, कंटेंट बेस्ड जो आपका प्रैक्टिकल है उसमें इतने क्वेश्चन बनते नहीं है क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब विद्युत रसायन या फिर रासायनिक बलगति मतलब केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है। लेकिन इन तीनों में बहुत बढ़िया लेवल के वाइवा के क्वेश्चन बनते हैं जो अपन स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड पे जाकर। हाँ, आप लोग इस वीडियो को मतलब लेक्चर को आप पूरा देख लें क्योंकि बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं और ये मैं कह रहा हूं इससे ऊपर कहानी जा नहीं सकती, यहां तक तो आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं, अनुमापन किसे कहते हैं। आपको कहूं कि मैं इंग्लिश वर्ड भी कुछ बीच में यूज करूंगा और ये पहला पॉइंट है कि टाइट्रेशन किसे कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक एक वर्ड को स्पेसिफाई करते हुए चलते हैं, थोड़ा सा इसकी थिकनेस को बढ़ाते हुए। अगर मैं कहूं कि आप लोग जब टाइट्रेशन करते हैं तो टाइट्रेशन में आप लोगों ने देख रखा है कि ये अपना ब्यूरेट है और नीचे आप लेते हैं कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं। ये कॉनिकल फ्लास्क में आप ले रहे हैं या तो आप लेते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट और नहीं तो दूसरी टाइट्रेशन है उसके अंदर लेते हैं आप ऑक्सैलिक अम्ल। आप समझते रहे, मैं बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं और वो वाइवा में आपको पूछे जरूर जाए। चलो आगे बढ़ते हैं और यहां पर जरूर आप भरते हैं KMNO4। मैंने भले ये लिखा हो पर इसके अंदर मैं क्वेश्चन की झड़ी लगा रहा हूं, आप देखते रहना। पहला क्वेश्चन वो पूछ सकता है वाइवा में कि तूने भैया प्रैक्टिकल किया, मुझे उसका नाम बता जो लाल दवा हो, तो मैं कहूं KMNO4 को लाल दवा कहते हैं। जी, अंदर घुस के बात करें तो KMNO4 को लाल दवा कहते क्यों हैं, तो आपने कहा कि पहला क्वेश्चन ये निकल गया कि KMNO4 को क्या कहते हैं, लाल दवा क्यों कहते हैं। जी, अगर अपने कहीं पर कट लग जाता है हाथ पर या कहीं पर बॉडी पर कट लग जाता है तो आप KMNO4 वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब स्किन के ऊपर आप KMNO4 लगा सकते हैं। और कहूं कि KMNO4 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर मैंने इंग्लिश में वर्ड बोला है, अगर आप हिंदी में चेक करेंगे तो मैं कहूं ये प्रबल ऑक्सीकारक है। वापस बात करेंगे, पहला क्वेश्चन निकलने जा रहा है टाइट्रेशन अनुमापन से। पहला क्वेश्चन, लाल दवा का नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर KMNO4 है। दूसरा पॉइंट, आपको यह बोल सकता है कि KMNO4 में Mn का ऑक्सीकरण अंक क्या है। मैं डायरेक्ट बोल दूं फिर निकाल के बता रहा हूं, डायरेक्ट ऑक्सीकरण अंक इसका +7 है। चलो निकाल के देखते हैं। पोटेशियम का ऑक्सीकरण अंक +1 और मैग्नीज का कितना निकालना, और ऑक्सीजन का होता -2 और 4 ऑक्सीजन है तो हो गया कितना -8, और इस पर चार्ज नहीं तो कितना 0। आप कैलकुलेट कर लेंगे और आपका कैलकुलेशन के बाद आंसर आ जाएगा x = कितना +7। मतलब KMNO4 अपना लाल दवा है और जिसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। मुझे लगता है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे कहानी को बिगाड़ता जाऊंगा।
आप सुनते रहना, समझते रहना। अपना क्वेश्चन तो है कि अनुमापन किसे कहते हैं, और इस एक जगह पे रुककर और मैं आप लोगों को इस एक जगह से 50 वाइवा के क्वेश्चन निकाल के बता रहा हूं। चलो इसको एक बार रब करते हैं, हाँ एक बार फिर इसको रब करते हैं, और रब करके और दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। मैं यहां पर एरो लगाते रहूंगा कि कितने क्वेश्चन बने हैं, तो यार ध्यान देते ना। ये पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन है लाल दवा किसे कहते हैं, आप बोलोगे केमनोफोर जी। दूसरा क्वेश्चन है कि केमनोफोर में एमएन का ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो आपने कहा कि कितनी होती है, +7। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे आए, इससे पहले कहूं कि अभी आपने कहा कि केमनोफोर लाल दवा है, तो मैं कहूं क्यों है जी। अगर सपोज आपके यहां पर हाथ पे कट लग गया तो आप यहां लाल दवा लगा सकते हैं। लाल दवा मतलब केमनोफोर लगा सकते हैं। और जो आपने ब्यूरेट में भरा है, क्या भरा ब्यूरेट में आप लोगों ने, केमनोफोर जो देखा भी है बैंगनी रंग का या वॉयलेट कलर का है। और सबने पढ़ा कि KMNO4 तो क्या है, प्रबल ऑक्सीकारक, मतलब ये क्या देगा, एक ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीजन। और कहूं कि इसको हिंदी में बोलते नवजात ऑक्सीजन, या इंग्लिश में बोलो तो नेसेंट ऑक्सीजन। ये नवजात मतलब नई नई बनी है, मतलब ये स्टेबल नहीं है, मतलब ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। क्यों है उसकी बात कर लेते हैं, चलो ना। ऑक्सीजन कितने नंबर पर इसने दिया, ये ऑक्सीजन जिसको मैंने इंग्लिश में बोला नेसेंट ऑक्सीजन, हिंदी में बोला क्या, नवजात ऑक्सीजन, मतलब जो नई नई बनी है। हाँ जी, पर कहूं कि ये नवजात ऑक्सीजन कैसे ऑक्सीकरण करेगी, तो चलते ना। ऑक्सीजन कितने नंबर पे, 8, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या, 2 और 6। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। इसका अष्टक पूरा नहीं है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे, इसका मतलब ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे और O-2 बनेगा। और आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, विद्युत रसायन में ये बिल्कुल पढ़ा है कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन का ऐड होना क्या होता है, अपचयन। इसका मतलब ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, अपचयन। तो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीकारक, इसलिए केमनोफोर नवजात ऑक्सीजन देता है, इसलिए ऑक्सीकारक है। और ये ऑक्सीजन है, ये बैक्टीरिया को ऑक्सीकृत करके नष्ट करती है, इसलिए इसको लाल दवा कहते हैं। मुझे लगता है हिट कर गया होगा। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 क्वेश्चन की बात करी, फिर आगे बढ़ जाते हैं। जी हाँ, यहाँ ध्यान देते ना, मैं अंदर ही अंदर क्वेश्चन निकालते जाऊंगा। मैंने अभी 3 क्वेश्चन की बात करी है। केमनोफोर को लाल दवा कहते हैं, इसमें कहा मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक कितना है, +7। और मैंने कहा कि केमनोफोर लाल दवा क्यों है, क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक है, जो नवजात ऑक्सीजन देता है, और अपने शरीर पर जो भी बैक्टीरिया है उनको ये ऑक्सीकृत करके नष्ट कर देता है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आगे चलते ना क्वेश्चन नंबर 4 पे। जी हाँ बिल्कुल, यहां ध्यान देना। यहां पर मैंने कहा कि ये आपका ब्यूरेट है, और अगर ब्यूरेट की बात करूं नीचे की, यहां तो यहां क्या लगाते हो, कॉनिकल फ्लास्क। ध्यान देते रहना। अगर मैंने आप लोगों को बहुत अच्छा पढ़ाया हो तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर लेना, तो आप उनको भी काम आ जाएगा। जी, यहां कहूं कि यहां पर 0 से लगाकर कहां तक होता है, 50 तक। हाँ, अगर मैं कहूं कि यहां 0 से लगाकर 50 पर, यहां पर लिखा होगा 1 या 2, ऐसे 50 तक। और अगर और आप डिटेल में चर्चा करें तो आप कहेंगे सर इसके बीच में तो मेरे 10 लाइनें होती हैं। इसका मतलब ये 1 ml है, और 1 ml का छोटा हिस्सा कितना, 0.1 ml। इसका मतलब इस ब्यूरेट का लिस्ट काउंट या लघुत्तम माप कितना है, 0.1 ml। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 निकाला। आप कहेंगे सर चौथा क्वेश्चन क्या निकला जी, तो ब्यूरेट का लघुत्तम माप कितना है, या ब्यूरेट का लिस्ट काउंट कितना है, तो आप बोलोगे इसका लिस्ट काउंट 0.1 है। 0.1 नहीं है, आप पीछे बोलोगे 0.1 ml है। हाँ भाई, अगर समझ में आया हो तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि सर ये तो मेरा कॉनिकल फ्लास्क की ब्यूरेट है, और आप लोग लैब में जरूर देखते होंगे बीकर, और जरूर देखा होगा बीकर के यहां पर एक चोंच निकली होती है, और चोंच को इंग्लिश में बीक कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, बीकर। तो आपको बोल सकता है ये क्वेश्चन नंबर 5 कि भैया ये बीकर को बीकर क्यों कहा है, तो आप कहोगे इसके आगे बीक मतलब एक चोंच निकली है, इसलिए इसको बीकर कहा है। कितने क्वेश्चन हो गए, 5। तो नंबर 6 पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या बनता है आगे, ये भी तो पूछ सकता है कि इसका नाम कॉनिकल फ्लास्क क्यों है। आप कहेंगे
सर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका शेप है वो कौन जैसा, हिंदी में बोलूं तो इस शंकु के आकार का है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉनिकल फ्लास्क। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। कितने क्वेश्चन बन गए जी, यहां पर 6 और नंबर 7 पे आऊं। बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे धीरे। लेक्चर आज बहुत लेंथी है, आप बिंज वॉच करना, एक ही बार में सब देख लेना और फिर प्रैक्टिकल के वाइवा में जाना। हाँ जी, आगे बढ़ते। इसके बाद कहूं, आप लोगों ने एक ग्लास की ट्यूब और देखी होगी, और ग्लास की ट्यूब जिसको आप लोग बोलते हैं, मैं अगर कहा वर्ड लिख दूं तो क्या, पीपेट। और यहां पर अगर आप चेक करो तो यहां एक लाइन होगी ऐसे, और यहीं पर कहीं पर लिखा होता है 20 ml। इसका मतलब यह है कि अपन पीपेट से 20 ml मेजर कर सकते हैं, 20 से ना कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं, मतलब ये 20 की है, तो इसलिए इसका लिस्ट काउंट कितना हुआ, 20 ml। तो आपको बोल दे कि पीपेट का लिस्ट काउंट कितना है, तो आप कहेंगे पीपेट का लिस्ट काउंट कितना है, 20 ml। मेरा 7वां क्वेश्चन हो गया, मैंने यहां पर नंबर ऊपर लगा दिया है। मुझे लगता है यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलें। तो आपने कहा कि ऊपर यहां हम क्या भरते हैं, वॉयलेट कलर का क्या भरते हैं हम, KMnO4, और नीचे क्या लेते हैं, तो आपकी पहली टाइट्रेशन में आप लोग ले रहे हैं क्या, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो यहां फेरस अमोनियम सल्फेट, ध्यान देते रहना, मैं उलझा दूंगा आप लोगों को, अगर आप ध्यान नहीं दिए तो लोचा हो सकता है भैया, और वाइवा में अगर आप परेशान हो गए तो थ्योरी भी बिगाड़ जाओगे। जी हाँ, इधर अब चलते हैं, आपको बोलेगा फेरस अमोनियम सल्फेट या बोलेगा मोर लवण क्या है, तो आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोलेगा, कौन सा लवण, मोहर लवण। मोहर लवण इंग्लिश में बोलते हैं मोर सॉल्ट। बोला मोर लवण क्या है, आप घबराए ना, मोर लवण है वो फेरस अमोनियम सल्फेट है। बिल्कुल, आप कहेंगे सर फेरस अमोनियम सल्फेट हम याद रख लेते हैं। बोलेगा मोर लवण क्या है, तो आप कहेंगे सर फेरस अमोनियम सल्फेट है, और कहेगा कि फिर मोर लवण का सूत्र लिखो, तो फिर फेरस अमोनियम सल्फेट का सूत्र लिखना है। और फेरस अमोनियम सल्फेट में फेरस मीन्स Fe+2 और सल्फेट मीन्स क्या, SO4-2, और अमोनियम पर चार्ज कितना, +1, सल्फेट पे कौन सा, -2। और कहूं कि ये और ये कैंसिल हो गया, तो अपना फॉर्मूला बना FeSO4, और ये 2 इधर आया, अगर मैं 2 यहां कर दूं तो 42 हो जाएगा, इसलिए ब्रैकेट लगा रहा हूं, मैंने यहां डॉट लगाया, और आप कहोगे NH4 का क्या, ये 2 यहां नीचे आया ट्वाइस, और फिर बचा क्या, SO4। अब सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने ऊपर लिखा ना, अगर ध्यान दो तो क्लियर होता चले। ऊपर लिखा वो कहोगे सर ये तो फेरस सल्फेट है, ये अमोनियम सल्फेट, और सल्फेट इसमें 2 बार आया इसलिए कॉमन लिया है, तो नाम क्या होगा, फेरस अमोनियम सल्फेट। लेकिन कहूं यहां तक ये फॉर्मूला सही नहीं है। इसके साथ में वाटर के कितने मॉलिक्यूल लगे होते हैं, तो इसके साथ वाटर के कितने मॉलिक्यूल लगे होते हैं, 6। और पूछेगा ये 6 वाटर के मॉलिक्यूल, मतलब वाटर तो लिक्विड है, तो फिर ये लिक्विड क्यों नहीं है, आप कहोगे सर ये क्रिस्टलाइन वाटर है, हिंदी में बोलूं तो क्रिस्टलन जल है, और ये क्रिस्टलन जल है, इसकी वजह से फेरस अमोनियम सल्फेट वो क्रिस्टल रूप में पाया जाता है, जिसको तुमको घोलकर विलियन बना के दिया गया है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ा रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है। आगे बोलेगा कि ये है वो क्या, लवण है, नहीं जी, आप कहेंगे सर जी नहीं ये लवण नहीं, या आप कहेंगे सर ये लवण नहीं, ये तो मेरा क्या है, द्विक लवण है। अगर मैं कहूं द्विक लवण इंग्लिश में क्या, तो ये डबल सॉल्ट है। तो डबल सॉल्ट का मतलब एक सॉल्ट तो ये, और ये दूसरा सॉल्ट, एक सॉल्ट ये, एक सॉल्ट, मतलब फेरस सल्फेट एक सॉल्ट और अमोनियम सल्फेट एक सॉल्ट है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ये डबल सॉल्ट या द्विक लवण है। तो कहेगा तूने तो भाई उप सहसंयोजक यौगिक में या संकुल वाले चैप्टर में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स वाले चैप्टर में तूने पढ़ा ना कि ये द्विक लवण तो एक संकुल भी होता है, वो क्या होता है, तो बोलना कि सर दोनों में रात दिन का फर्क है। हाँ, कैसे रात दिन का फर्क है वो देख लेते हैं। तो कहा कि ये तो द्विक लवण है, और दूसरा अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, संकुल, और दोनों में फर्क है। और दोनों में फर्क क्या है, ये धातु और लिगेंड से बनता है। ऐसा मत बोलना, बिल्कुल परफेक्ट, ये धातु या तो डी ब्लॉक का होता है या एफ ब्लॉक का, अपने कोर्स में डी ब्लॉक का है। इसका मतलब डी ब्लॉक के धातु और लिगेंड के साथ अगर दोनों को मिला दूं तो मेरा संकुल बनता है। तो बोलेगा एक उदाहरण बताओ, हाँ आप उदाहरण लिखना, कौन सा, NiCO का होल 4। हाँ समझ में आ गया होगा, बिल्कुल, क्योंकि बोर्ड में RBSC में क्वेश्चन आया है 2 बार।
वापस बोलूं, बोलेगा मोर लवण क्या है तो तुम बोलना फेरस अमोनियम सल्फेट है। फिर बोलेगा इसका सूत्र लिखो तो ये लिखना। फिर बोलेगा ये 6 लिखे वो जल कौन से जल है तो बोलना क्रिस्टलन जल है। फिर कहेगा कि द्विक लवण है, ये कौन सा लवण है, एकल लवण या द्विक लवण, तो आप बोलोगे द्विक लवण है। तो बोलेगा द्विक लवण और संकुल में कुछ फर्क बता, तो कहना द्विक लवण है वो 2 लवणों से बनता है, जबकि संकुल है वो डी ब्लॉक की धातु और लिगेंड से बनता है, जिसको अपन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और इस पूरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और अंदर वाले पोर्शन को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अगर मैं कहूं कि आपको समझ में आया हो तो ये आपका बाहर का ये समन्वय मंडल है और अंदर की बात करूं तो ये समन्वय सत्ता है। मुझे लगता है समझ में आ जाओ। अब जब तुमने ये फॉर्मूला लिख दिया तो इसके अंदर क्वेश्चन जा सकता है, बोलेगा इसमें निकल का ऑक्सीकरण अंक कितना है, तो मुझे आप लोगों को ये बताना है कि ये कार्बोनिल लिगेंड है जिसका ऑक्सीकरण अंक 0 होने से यहां निकल का कितना 0। बोलेगा ये CO लिखा वो क्या है, आप कहोगे सर CO वो एक लिगेंड है जिसको हम कार्बोनिल बोलते हैं। मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया। फिर कहेगा ये तो ठीक है पर मुझे ये बता इनमें मेन अंतर क्या है। हाँ भैया मेन अंतर क्या है वो बता देते हैं। द्विक लवण होते हैं वो जल में पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं, पर संकुल है वो जल में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, इसलिए संकुल में धातु का अकेला अलग से टेस्ट या परीक्षण नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया होगा। मैंने पहले केमनोफोर की बात करी, फिर फेरस अमोनियम सल्फेट की बात करी, और फिर मैंने बीकर की और कॉनिकल फ्लास्क और पीपेट और ब्यूरेट के इन दोनों के लघुत्तम माप या लिस्ट काउंट की भी बात कर ली है। भैया एग्जाम बहुत नजदीक है, डरने से बेहतर है कि पढ़ लिया जाए। इधर इधर यहां तक अगर समझ में आ गया हो तो मैं थोड़ा सा बदलाव कर दूं। तो यहां पर आगे अगर आप दूसरी टाइट्रेशन की बात करो तो दूसरी टाइट्रेशन में फेरस अमोनियम सल्फेट की जगह पर अपन क्या लेते हैं, तो आप कहोगे सर ऑक्जेलिक अम्ल लेते हैं। फिर कहानी को लेके आए, कहां ऑक्जेलिक अम्ल। किसी के एक बैच में टाइट्रेशन आती है केमनोफोर और फेरस अमोनियम सल्फेट की, और किसी एक बैच में कौन सी आएगी, आप कहोगे फेरस अमोनियम सल्फेट की जगह पर ऑक्जेलिक अम्ल हो सकता है। हाँ भाई हाँ, चलो तो ऐसा भी तो पूछ सकता है कि भैया तूने ऑक्जेलिक अम्ल लिखा, बताना इसका सूत्र क्यों है, क्या है। तो क्यों पूछ रहा है पता है, क्योंकि आपने अभिक्रियाओं के अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं में इसका सूत्र लिखा है तो वो पूछेगा जरूर। आप बोलना ये सूत्र ये है, ये लिखा मैंने COOH, ये कार्बोक्सिल समूह है, और अगर मैं इसके ऊपर एक और COH लगा दूं, अगर 2 COH लगातार हो तो कौन सा अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल। तुम इतना लिखोगे वो रोकेगा, बोले सही नहीं है, सही बता सही बता, तो आप कहना कि सर बिल्कुल ये सही नहीं है, इसके साथ तो जल के अणु जुड़े होते हैं कितने 2, और यहां पर कहूं उसमें फेरस अमोनियम सल्फेट मोर लवण में 6 क्रिस्टलन जल हैं, जबकि यहां पर ऑक्जेलिक अम्ल में कितने 2 क्रिस्टलन जल हैं। मुझे लगता है यहां तक सबको हिट हो गया होगा। क्या यहां तक कोई प्रॉब्लम है, नहीं। अब मैंने कहा कि एक टाइट्रेशन या तो किसके साथ होगी, ये या तो यहां ऑक्जेलिक अम्ल होगा या फिर आपको किसी को दिया होगा फेरस अमोनियम सल्फेट। और अब कहानी को लेते हैं आगे कि अपने पहले पॉइंट पे आते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बोले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बोले हैं, आप पढ़ते रहना। मैं कह रहा हूं आपको ऑक्जेलिक अम्ल या फेरस अमोनियम सल्फेट की क्या देगा, मोलरता। मोलरता मतलब ये कौन सा विलयन हुआ, जिसकी मोलरता ज्ञात हो उसे ज्ञात विलयन कहते हैं। इसकी मोलरता ज्ञात है और केमनोफोर की मोलरता पता नहीं, वो निकालनी है। मतलब ज्ञात विलयन से या ज्ञात मोलरता के विलयन से अज्ञात विलयन की मोलरता या सांद्रता ज्ञात करते हैं, उसे ही तो अपन क्या अनुमापन कहते हैं। तो बोले टाइट्रेशन का मतलब क्या, अनुमापन का मतलब क्या, तो आप सिंपल कहोगे सर ज्ञात विलयन से अज्ञात विलयन की मोलरता या सांद्रता ज्ञात करना, वही तो अनुमापन है। फिर पूछ लेगा, बोले तेरे पास कौन सा ज्ञात विलयन है, तो नीचे जो ले रहे वो ज्ञात विलयन और केमनोफोर वो अज्ञात विलयन। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। मैं पहली स्लाइड खत्म कर चुका हूं, अब मैं दूसरी स्लाइड पे आ रहा हूं। हाँ जी, इधर बोलेगा तू ये कह तो रहा है कि अनुमापन ये होता है, पर अनुमापन कितने प्रकार के होते हैं, तो जरूर बोलना अनुमापन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अनुमापन भैया अपने 4 प्रकार के हैं, पर अपने कोर्स में सिर्फ एक ही है, तो वो भी बात करेंगे क्योंकि वहां भी क्वेश्चन बनाएगा। तो अनुमापन 4 प्रकार के हैं जो आपने 11th में पढ़ा हो, तो अम्ल और क्षार अनुमापन, एसिड बेस टाइट्रेशन,
और दूसरे अनुमापन होते हैं जिसको अपन बोलते हैं रेडॉक्स अनुमापन, जिसमें एक का ऑक्सीकरण और एक का अपचयन। और उसके बाद में अगले होते हैं उनको बोलते हैं संकुल मितीय अनुमापन। और संकुल मितीय अनुमापन के बाद एक और अनुमापन होता है जिसको अवक्षेपण अनुमापन कहते हैं। और आपके कोर्स में तो अब बोलेगा तूने बता तो दिया कि ये 4 प्रकार के होते हैं, पर तूने कौन सा किया वो बता। वापस सुनना, बोले अनुमापन कितने प्रकार के होते हैं? आप बोलोगे सर अनुमापन 4 प्रकार के होते हैं, एक अम्ल क्षार होता है, एक रेडॉक्स होता है, एक संकुल मितीय होता है, और एक कौन सा? अवक्षेपण अनुमापन। अब आपको पूछा कि ये चारों तूने बोल तो दिए, तूने किया वो कौन सा है? तो सर बोलना कौन सा है? रेडॉक्स अनुमापन। अब यहां से फिर घेरा उसने, कहा कि रेडॉक्स अनुमापन का मतलब क्या होता है? आप कहोगे वह अनुमापन जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं। जी हां, वह अनुमापन जिसमें क्या क्या होता हो? ऑक्सीकरण और अपचयन। अब तुमको और फंसाएगा यहां से। यहां तक मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। हाँ, अगर समझ में आ रहा हो तो अंगूठा दबाई देना, छोड़ना मत इसको, नहीं तो एकलव्य की तरह काट के ले जाएंगे। हाँ, इधर इधर। तो अनुमापन कितने प्रकार का है? मैंने कहा 4 प्रकार का। अपने कोर्स में आप जो कर रहे हो वो कौन सा? रेडॉक्स। रेडॉक्स में क्या हो रहा होगा? एक का ऑक्सीकरण और एक का अपचयन। और अब मैं डिटेलिंग कर लूं कि क्या होने वाला है, ध्यान देते रहना। तो ऊपर तो क्या भरोगे आप? ऊपर तो भरोगे KMnO4। और नीचे क्या लोगे? जी हां, आप बोलोगे सर नीचे क्या लिया जाएगा? या तो नीचे किसी के टाइट्रेशन में क्या आ रहा है? नीचे किसी के टाइट्रेशन में क्या आएगा? फेरस अमोनियम सल्फेट मोर लवण। या किसी और बच्चे के दूसरी टाइट्रेशन आ रही हो तो उसमें उसके पास क्या आएगा? ऑक्जेलिक अम्ल। और यहां पर खेल जाएगा वो। तो मैं कह रहा हूं कि ये KMnO4 है, वो ऑक्सीकारक है जो नीचे वाले का ऑक्सीकरण करेगा, और ये है वो अपचायक है जो KMnO4 का अपचयन करेगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर बोल रहा हूं, मैंने कहा कि यहां KMnO4 उल्टा घुमा मत लेना, इसको सुनना। तो अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये लाल दवा है, और मैं कह रहा हूं कि ये ऊपर लिखा वो क्या? ऑक्सीकारक है। और ये नीचे लिखा वो ये या ये वो क्या है? अपचायक है। और जो इसका नाम है उसका उल्टा प्रोसेस इसमें होता है। इसका ये क्या है? ऑक्सीकारक है। और जब ये ऑक्सीकारक है तो इसका खुद का क्या होगा? अपचयन होगा। और ये अपचायक है तो इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। वापिस वहीं से घेरते हैं। बोले अनुमापन क्या है? तो आपने पीछे पढ़ लिया। अब बोला अनुमापन कितने प्रकार के? आपने बोला 4 प्रकार के। फिर अंदर ले गया, बोले तूने किया वो कौन सा है? बोले रेडॉक्स है। बोले रेडॉक्स का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण और अपचयन। फिर बोलेगा या किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन? तो ध्यान रखना, नीचे वाले का ऑक्सीकरण हुआ है और ऊपर वाले का अपचयन हुआ है। इसलिए नीचे वाले का ऑक्सीकरण हुआ है तो ये अपचायक है, और ये जिसका अपचयन हुआ है वो ऑक्सीकारक है। अब बोले कैसे हुआ बता? हाँ, कोई बात नहीं, बता देते। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। देखो कैसे। आप कहोगे सर यहाँ क्या है? फेरस। और मैं कहूं सबने पढ़ा फेरस मतलब क्या? Fe+2। और यहाँ फेरस का Fe+3, फेरिक में क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। तो बोलेगा यहाँ किसका ऑक्सीकरण हुआ है? तो तुम बोलना मोर लवण में फेरस का Fe+2 का Fe+3 में क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है, क्योंकि ऑक्सीकरण अंक में क्या हुई है? वृद्धि है। फिर यहां तुमको घुमा लेगा, फिर यहां घुमा लेगा। भाई कैसे? देखना इधर कैसे घुमाता है, सुनना इधर। आपको कहेगा कि ये Fe+2 और Fe+3 के नाम बता। तो आपको कहूं कि जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था कम होती है उसके पीछे अस, जिसका ऑक्सीकरण अवस्था या अंक कम होता है उसके पीछे अस, और जिसका ज्यादा उसके पीछे क्या? इक। मतलब ये कम वाला फेरस और ये ज्यादा वाला इक, वो खुद बोलेगा ये फेरस और ये फेरिक। तो कहेगा तू क्यूप्रस और क्यूप्रिक का फॉर्मूला लिख। तो मैं कहूं क्यूप्रस है वो इससे रिजेंबल मत करना, क्यूप्रस +1 है और क्यूप्रिक वो +2 है। मैं आपकी तरफ फिर आ जाता हूं, आप गलत बोल दोगे, इसलिए फिर बात कर लेते हैं। मैंने कहा अनुमापन कितने प्रकार के हैं? आप कहोगे सर 4 प्रकार के। अपन ने किया कौन सा? रेडॉक्स अनुमापन। रेडॉक्स का मतलब क्या? उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन होगा। मैं कह रहा हूं ऑक्सीकरण किसका होगा? नीचे वाले का। अगर फेरस अमोनियम सल्फेट लिया तो उसका Fe+2 Fe+3 में ऑक्सीकृत होगा, फेरस फेरिक में होगा। मैंने कहा कम संयोजकता वाला वो अस, ज्यादा वाला क्या? इक। आप कहोगे ठीक है, और बोल दे क्यूप्रस और क्यूप्रिक। तो क्यूप्रस पे फेरस के जैसे +2 नहीं है, +1 है, और क्यूप्रिक पर +3 नहीं है, +2 है। मुझे लगता है समझ में आ गया। यहां तक क्लियर? अगर क्लियर हुआ हो तो
अगले पॉइंट पे चल लेते हैं। आपने कहा इसका तो हुआ है क्या, ऑक्सीकरण, तो यहां केमनोफोर का क्या हुआ होगा, अपचयन। और मैं यहां ऊपर ले जा रहा हूं, थोड़ी देर पहले कहा था कि केमनोफोर में Mn का ऑक्सीकरण अंक कितना है, +7, और ये ऑक्सीकरण अंक में क्या हुई है, वृद्धि, तो यहां क्या होगी, कमी, और कमी का मतलब ये Mn+2 में बदलेगा। सुनना सुनना, बहुत बढ़िया बात बोल रहा हूं। ये इसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, इसका क्या हुआ है, अपचयन। इसका अपचयन हुआ है तो ये ऑक्सीकारक है, और इसका ऑक्सीकरण हुआ तो ये अपचायक है, और इसका ऑक्सीकरण Fe+2 से Fe+3 में हुआ है, और केमनोफोर का Mn+7 से +2 में हुआ है। अब मैं कहूं यहां कितने इलेक्ट्रॉन का अंतर आया पड़ा है, आप कहोगे सर यहां +2 और +3 कितने इलेक्ट्रॉन का अंतर, 1 का, और यहां पर +7 और +2 कितने इलेक्ट्रॉन का अंतर आया है, 5 का। और यही आप गणना में 1 और 5 ले रहे हो, का M1 V1 बराबर क्या, M2 और V2। वो बोल दे ये 5 कहां से आया, ये 1 कहां से आया, तो मैं बताऊं कि इधर तो आप लिखोगे फेरस अमोनियम सल्फेट, और इधर लिखोगे केमनोफोर, और केमनोफोर में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, तो वो यहाँ 5 आगे यहां से आए, और यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन, 1, तो यहाँ 1। अरे समझ में आ गया होगा, मतलब ये केमनोफोर के अपचयन में कितने इलेक्ट्रॉन काम में आए, 5, वो केमनोफोर की गणना में आगे लगाए। अगर हिट हो गया हो तो जरूर, अगर कोई देख रहा हो सिर्फ और उसने सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना, क्योंकि आगे छुट्टियों में JEE 11th की शुरू करने वाला हूं और बहुत ऊपर लेवल तक पहुंचेंगे। जी हां, आगे बढ़ाते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। सर आप कहोगे सर ये तो फेरस अमोनियम सल्फेट वाली करी, अगर इसकी जगह ऑक्जेलिक अम्ल होता तो क्या होता, जी हां, आप कहोगे सर ऑक्जेलिक अम्ल होता तो क्या होता। चलो बात करते हैं। अभी आपने कहा कि सर ऑक्जेलिक अम्ल होता है COOH, COOH, 2 COH लगातार हैं तो क्या, ऑक्जेलिक अम्ल। देखो जो भी काम करो बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से करो, अगर इसको बोझ समझेंगे तो दिक्कत देगा। मैं भी तो पढ़ा रहा हूं, पर आनंद आना चाहिए। बोलो हाँ, अगर हाँ तो फिर लाइक बनता है। हाँ जी, आप कहोगे सर ये ऑक्जेलिक अम्ल है और इसमें कितने क्रिस्टलन जल थे, 2, और क्रिस्टलन जल को निकाल दिया, और मैं कहूं कि अम्ल क्या देगा, H+, कितने H+ देगा, 2, तो बचा क्या, आप कहोगे 2 कार्बन बचे, जी हां। ऑक्सीजन कितने बचे, 4, और इस पर आवेश यहां -1, और यहां -1 कितना, -2, और यहां ऑक्जिलेट आयन है। तो यहां वहां पर क्या हुआ था पिछली में, Fe+2 Fe+3 में, तो यह ऑक्जिलेट का भी क्या होगा, ऑक्सीकरण। और यहां मैं बता दूं कैसे होगा, ये वाला सेम रहेगा, Mn+7 से +2 में अपचयन होगा, और यहां पर कौन सा आयन है, आप कहोगे सर C2O4 -2 है, और जिसका ऑक्सीकरण किसमें होगा, CO2 में। कितने कार्बन है, 2, ऑक्सीजन कितने, 4, मैं यहां 2 लिख दूं। आप कहोगे सर यहां कितने इलेक्ट्रॉन का अंतर पड़ा, 2, तो वहां गणना में ऑक्जेलिक अम्ल के आगे 2 लिखते, वो यहां से, और 5 तो फिक्स है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई रट्टाफिकेशन नहीं करेगा, सब लॉजिकल है। हाँ, आगे बात बढ़ाते हैं। एक बार फास्ट मोड में सब बता दूं, फिर आगे चलते हैं। मैंने कहा अनुमापन कितने प्रकार का, आप बोलोगे 4 प्रकार का, एक अम्ल क्षार अनुमापन, एक रेडॉक्स अनुमापन, एक संकुल मिति अनुमापन, एक अवक्षेपण अनुमापन। फिर बोलेगा तेरे पास कौन सा है जो तूने किया है, बोलोगे रेडॉक्स अनुमापन। फिर बोलेगा रेडॉक्स का मतलब क्या होता है, कि एक का क्या होगा, ऑक्सीकरण, और एक का क्या, अपचयन, दोनों एक ही साथ हो रहे हैं इस अनुमापन में। बोलेगा तेरे पास कौन सी टाइट्रेशन है, तुम बोलना फेरस अमोनियम सल्फेट और किसकी है, केमनोफोर की। बोलेगा किसका ऑक्सीकरण हुआ, तो बोलना Fe+2 का Fe+3 में, और केमनोफोर का Mn+7 से +2 में अपचयन हुआ। अगर कहे कि ऑक्जेलिक अम्ल वाली है तो यहां बोलना ऑक्जिलेट का CO2 में क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, और ये आगे इलेक्ट्रॉन में अंतर आया, वो गणना में आगे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूं वो आप लोगों तक पहुंच रहा होगा। भैया प्रॉब्लम तो है, गला भी दर्द कर रहा है, लेकिन क्या करें, एग्जाम आपका नजदीक आ गया है तो आप लोगों को बता देते, नहीं तो फिर आप घबराए घूमोगे अपने ही घर में, तो मजा नहीं आएगा। हाँ, अब कहूं आपको 3 शब्द ये याद करके जाने हैं, क्योंकि ये कोर्स में है, और ये तीसरा नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ के जाओगे। हाँ, कैसे, सुनना। तो कहूं अपने कोर्स में पहला ही चैप्टर है, पहली बुक का कौन सा, विलियन, और विलियन के अंदर आप लोगों ने पढ़ी है सांद्रता की या कॉन्सेंट्रेशन की इकाइयां, जो आपके कोर्स में 7 है, जिसमें से मैंने यहां 2 लिखी, एक एक्स्ट्रा लिख दी। और कहूं
कि अनुमापन में करते क्या है, ज्ञात विलयन होता है उससे अज्ञात की मोलरता निकालते हैं, तो बोलेगा मोलरता की परिभाषा क्या है। सुनना इधर, मोलरता की परिभाषा है और वो सबको याद है, 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या। मैं इंग्लिश की बात कर नहीं रहा हूं क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो शायद ज्यादा डरे हुए रहते हैं, और इंग्लिश मीडियम के तो प्रैक्टिकल हो जाते हैं, नॉर्मली सीबीएसई में तो हो जाते हैं ना। हाँ, इधर इधर मोलरता मतलब 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर कहूं कि मोलरता क्या है तो आप कहोगे सर थोड़ा सा फर्क है, 1 लीटर विलयन की जगह 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। और कहूं नॉर्मलता क्या है, तब थोड़ा रुक जाते हैं। नॉर्मलता और मोलरता में हल्का सा फर्क है, यहां पर 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या, और यहां बोलोगे 1 लीटर विलयन में विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। बस वो विलय शब्द है वो मोलरता से हटाना और उसमें फिट करना ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, समझ में आ गया हो तो थोड़ा आगे बढ़ लें। तो यहां से वो क्वेश्चन फिट कर सकता है कि इनमें से कौन सी सांद्रता की इकाई है, कौन सी सांद्रता की इकाई जो ताप पर निर्भर नहीं करती। और आप थ्योरी में पढ़ चुके हो, मैं ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहूंगा कि मोललता है उसमें आयतन आता नहीं है इसलिए ताप पर निर्भर नहीं करती है। चलो आगे बढ़ा लेते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया। हाँ जी, एक तुल्य बिंदु क्या है और फिर तुल्य बिंदु और अंतिम बिंदु में क्या अंतर है। हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हैं कि यहां पूछ सकता है ना कि सर तुल्य बिंदु क्या और अंतिम बिंदु क्या। हाँ चलो, आप लोगों ने ऊपर तो 100% KMnO4 ही लिया है और नीचे क्या लिया है। आप कहोगे किसी के पास हो सकता है टाइट्रेशन के बैच में फेरस अमोनियम सल्फेट की पूछी है और किसी के बैच के अंदर किसकी दे रखी है, ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अम्ल की, और ये रेडॉक्स अनुमापन है। और कहूं कि ये दोनों अभिक्रिया करेंगे और जहां अभिक्रिया पूर्ण हो गई, अभिक्रिया संपन्न हो गई, अभिक्रिया कंप्लीट हो गई, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, तुल्य बिंदु। इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। और इक्विवेलेंट पॉइंट आपके काम का नहीं है, जहां अभिक्रिया पूरी हो गई है, अभी तक रंग में बदलाव नहीं आएगा। जैसे ही अब एक बूंद और गिराओगे, जैसे ही एक बूंद और आएगी तो यहां पर रंग कैसा हो जाएगा, हल्का सा पिंक हो जाएगा, और उस पॉइंट को अंतिम बिंदु या एंड पॉइंट कहते हैं। वापस बोल दूं, तुल्य बिंदु और अंतिम बिंदु या इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट में क्या फर्क है। जहां अभिक्रिया या रिएक्शन कंप्लीट हो गई है वो आपका इक्विवेलेंट पॉइंट है, वहां तक कलर चेंज नहीं हुआ है, और वहां पर एक बूंद और ऐड करी, एक ड्रॉप और ऐड करी, तो अब आपका कलर चेंज हो गया है और वो आपका क्या है, एंड पॉइंट है, अंतिम बिंदु है। इसका मतलब तुल्य बिंदु और अंतिम बिंदु में सिर्फ एक ड्रॉप का या एक बूंद का अंतर होता है, और यहां पर तुल्य बिंदु पर कलर परिवर्तन नहीं होता है, अंतिम बिंदु पर कलर परिवर्तन होता है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। हाँ चलो आगे बात करते हैं। अगर तुमको समझ में आ रहा हो, पीछे पढ़ाया अब सब लग रहा है। चलो, आपको बोला पोटेशियम पर मैग्नेट, बोला पोटेशियम पर मैग्नेट, और आप कहोगे सर फॉर्मूला तो हमको पता है KMnO4 जो लाल दवा है, और इसमें पूछ लिया कि इसका क्या निकालो, तुल्यांकी भार। हाँ भैया, अगर मैं कहूं कि पोटेशियम पर मैग्नेट में पोटेशियम K है और अगर K की जगह मैं K2 कर दूं तो मेरा फॉर्मूला बना K2MnO4, और ये थ्योरी में है वो पोटेशियम पर मैग्नेट, और K2 कर दूं तो पोटेशियम मैग्नेट, नॉट पर मैग्नेट, और अपने ये है। तो बोल सकता है ये पोटेशियम पर मैग्नेट है तो तू पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मूला लिख, कुछ मत करना, KMnO4 में K को 2 कर देना, आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ाते हैं। अब यहां चलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट का क्या निकालना, तुल्यांकी भार, और मैं कहूं तुल्यांकी भार का फॉर्मूला पता हो तो आपका आंसर आ जाए। जी हां, आप बताना कैसे करेंगे। तो तुल्यांकी भार का फॉर्मूला है, ऊपर तो क्या लिखते हैं, मोलर द्रव्यमान, और यहां पर इसमें प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप कहोगे सर बस यहीं पर लफड़ा हो सकता था, आपने बता दिया। मैंने कहा KMnO4 का मोलर द्रव्यमान आपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखा है 158 है। कैसे 158 है, इसका जोड़ दो कितना 39, मैग्नीज का कितना 45, और ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का 64, आप ऐड कर देना, आपका 150। अब ऐड क्यों कर रहे हो, डायरेक्ट याद कर लो ना। हाँ आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं।
अभी कहा था केमनोफोर जो ब्यूरेट में भरा है उसका क्या होता था, Mn+7 से कहा Mn+2 में क्या अपचयन होता था, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का अंतर पड़ रहा है, 5। तो यहां भाग लगाओगे 5 का और आप भाग लगाओगे तो आई थिंक 31.6 के आसपास आएगा। और ये इसका क्या हो गया, तुल्यांकी भार। मुझे लगता है समझ में आ रहा हो, मुझे लगता है सबको समझ में आ रही होगी बात। आगे चलाऊं? हाँ, तो आगे कहा कि ऑक्जेलिक अम्ल की ऑक्सीकरण की अभिक्रिया बता। अभी थोड़ी देर पहले बताइए ऑक्जेलिक अम्ल क्या है, C2O4-2। ऑक्जेलिक अम्ल तो आपको घोल के दिया है, तो आपके पास विलयन में तो वो ऑक्जेलिक अम्ल नहीं, ऑक्जेलेट आयन है। और ऑक्जेलेट आयन और यो ऑक्सीकृत होता है किसमें, अभी आपने कहा 2CO2 में। और यहां पर 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन का अंतर पड़ा है। और आपने कहा कि सर ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो राइट साइड में लिख दो ना कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ, अगर आया तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि ऑक्जेलिक अम्ल है, उसका ऑक्सीकरण तो हम लिख देंगे, लेकिन कहा कि तुल्यांकी भार की गणना करो, तो चलो करते हैं। तो यहां से मत कर लेना, तुल्यांकी भार में नीचे क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप कहोगे सर 2 का भाग लगा दें, जी हां लगा देते हैं, पर ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, COOH और COOH और साथ में 2 जल, वो भी जोड़ना, क्योंकि वास्तव में यही अणुसूत्र है, यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसका, ऑक्जेलिक अम्ल का। चलो और डिटेल कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। कार्बन का कितना, 12 दूनी 24, और हाइड्रोजन का कितना 2, और यहां पर कहूं हाइड्रोजन और कितने 4, और ये टोटल किया तो मेरा कितना आया 30। और उसके बाद ऑक्सीजन की बात करूं, और ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, और ये कितना आया 62, और ये फिर 16 दूनी 32, तो ये कितना आया 94, और ये 16 दूनी 32। मुझे लगता है अब ये टूजा बूजा तो आप समझ गए होंगे, हिंदी मीडियम ही तो सही चल रहा है, इंग्लिश मीडियम को तो अभी बोल दो तुम 49 तो समझ लें, 49 बोल दो तो पता ही ना चले। हाँ जी, इधर और इसको मैं ऐड कर दूं तो मेरे हिसाब से ये 126 आएगा, और यहां पर ऊपर 126 रख दो तो मुझे लगता है सबका आंसर 63 आ जाएगा। हाँ 63 तो आएगा। तो बोलो ऑक्जेलिक अम्ल का ऑक्सीकरण अभिक्रिया ये पूछी, और अगर बोल दें कि इसका तुल्यांकी भार बता, तो आप अब सीधा बोल दोगे कैसे 63। कैसे निकाला, मोलर द्रव्यमान में कितने का भाग लगा के, 2 का। ये 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन जो इसके ऑक्सीकरण में प्रयुक्त हुए हैं। मुझे लगता है समझ में तो आ ही रहा होगा। इधर इधर भैया इसके कोई पैसे तो मिल नहीं रहे हैं, तो कम से कम आप देखते समय लाइक तो जरूर करें ताकि आगे लोगों तक पहुंचता रहे। आप ज्यादा स्वार्थी ना बने, सिर्फ अपना ही भला ना सोचें। मैं आप अकेले के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं सबके लिए काम कर रहा हूं, और सबसे बड़ी बात तो मैं मेरी संतुष्टि के लिए काम कर रहा हूं। इधर इधर अब क्या बोल रहा है कि तुमने फेरस अमोनियम सल्फेट लिया और उसके साथ केमनोफोर का क्या किया, अनुमापन। बिल्कुल, ऊपर केमनोफोर नीचे मोर लवण, फेरस अमोनियम सल्फेट, दोनों का क्या कर लिया, अनुमापन। और अनुमापन करें तो उस टाइम इसको गर्म नहीं करते, ठीक है। कितनी टाइट्रेशन कोर्स में है, आप कहोगे सर 2 कोर्स में है, मेरे तो आ गई फेरस अमोनियम सल्फेट वाली। कोई कहेगा सर मेरे तो कोर्स में आया जो मेरे बैच के अंदर आ गई, कौन सी, बिल्कुल कौन सी आ गई, फेरस अमोनियम सल्फेट के बाद कौन सी आ गई कि ऑक्जेलिक एसिड वाली। ऊपर तो दोनों में क्या भर गया है, केमनोफोर, यहां भी ऊपर क्या भरा है, केमनोफोर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ये इसका ऑक्सीकरण कर रहा है, ये इसका ऑक्सीकरण कर रहा है, नीचे वाले दोनों केमनोफोर का अपचयन कर रहे हैं। मुझे लगता है समझ में तो आ ही गया होगा। लेकिन ऑक्जेलिक अम्ल और केमनोफोर ये करते वक्त इसको टाइट्रेशन से पहले, अनुमापन से पहले हल्का सा गर्म करते हैं। तो कहूं गर्म करते क्यों है, यहां गर्म इसलिए करते हैं क्योंकि ये कमरे के ताप पर दोनों अभिक्रिया करते नहीं है। तो फिर आप कहोगे सर फेरस अमोनियम सल्फेट और केमनोफोर को गर्म क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये कमरे के ताप पर अभिक्रिया करते हैं, ये कमरे के ताप पर अभिक्रिया करते हैं। और कहूं कि इसको गर्म कर दिया जाए, तो गर्म करते वक्त ये वायुमंडल की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो आपका फेरस सल्फेट था, फेरस सल्फेट था, वो फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाएगा। मतलब यहां फेरस सल्फेट ज्यादा बचेगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप टाइट्रेशन करोगे तो रीडिंग भी थोड़ी कम हो जाएगी। तो केमनोफोर का आयतन जो आना चाहिए था, रीडिंग आनी चाहिए थी, वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो सब कुछ गलत हो जाएगा। एक बार फिर रुक रहे हैं, सवाल बहुत बढ़िया है, वापस सुनना। ऑक्जेलिक अम्ल और केमनोफोर के अनुमापन में यहां पर
अनुमापन में मैंने कहा कि गर्म करते हैं क्योंकि ये दोनों कमरे के ताप पर अभिक्रिया नहीं करते हैं, पर यहां गर्म नहीं करते क्योंकि कमरे के ताप पर अभिक्रिया करते हैं। और फिर कहूं कि गर्म कर दिया जाए तो ये फेरस सल्फेट जो किसका हिस्सा है, मोर लवण का, फेरस अमोनियम सल्फेट का, और ये वायुमंडल की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर फेरस सल्फेट कुछ यहां का फेरिक सल्फेट में बदल जाएगा। तो यहां फेरस सल्फेट अब कम बचेगा, और कम बचेगा तो KMnO4 का आयतन कम यूज होगा, तो रीडिंग कम आएगी, रीडिंग कम आएगी तो गणना गलत हो जाएगी। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। यहां गर्म नहीं करना, यहां गर्म करना, भेजा भी गर्म रखने का। इधर इधर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये भी तो आप अनुमापन करते हैं। हाँ, आगे बोला KMnO4 के अनुमापन में सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों मिलाते हैं। हाँ, वापस बैक चल के बताऊं कि ये KMnO4 का अनुमापन आपने देखा होगा, यहां पर आप आधी परख नली, हाँ परख नली तो समझते ही हैं, आधी या आधे से थोड़ी ज्यादा परख नली भरते हैं, किससे, H2SO4 से, तनु H2SO4 से, और ये इसके अंदर पहले मिलाते हो, फिर आप टाइट्रेशन चालू करते हो। यहां भी करते हैं। क्यों कर रहे हैं, तो KMnO4, अरे यहां पर सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों मिला रहे हैं, यहां मिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी ऑक्जेलिक अम्ल आपका, कहूं ऑक्जेलिक अम्ल मिलाओ तो चलेगा, नहीं मिलाओ तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, पर यहां तो मिलाना ही है। क्यों, क्योंकि KMnO4 है वो मैग्नीज का हाइड्रोक्साइड बनाता है, और वो मैग्नीज हाइड्रोक्साइड है वो जल में आपका अविलय हो जाएगा, इसलिए इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं जो इसको वापस घोल के KMnO4 में बदल देता है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। क्यों सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, क्योंकि KMnO4 MnOH ट्वाइस मैग्नीज हाइड्रोक्साइड में बदलता है, और इसको विलय करने के लिए वापस सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो ये घुल जाएगा। अगर ये नहीं घुला और ये यहां रहा तो ये नीचे आके यहाँ की जो आपकी नोब है उसको यहां पर चौक कर देगा, तो नीचे KMnO4 आएगा ही नहीं। अब कहता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल यहां मिलाते हैं, आपने कहा ठीक बात है सर, सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं क्योंकि ये बनेगा, इसको ये घोल देगा, तो फिर इसके अनुमापन में, हाँ आगे चलते, आगे वाली स्लाइड पे थे, क्यों मिलाते हैं वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि KMnO4 मैग्नीज हाइड्रोक्साइड बनाएगा, उसको विलय करने के लिए ही मिलाते हैं। तो क्या सल्फ्यूरिक अम्ल के स्थान पर तनु HCl का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो अम्ल, ये भी अम्ल, मैं कहूं नहीं कर सकते क्योंकि KMnO4 HCl के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस दे देता है। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। वापिस बैक चल के देख लेते ना, बैक चल के देख लेते। तो सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाओ जब तो ठीक है, लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह क्या मिला दिया, HCl। तो HCl, ये KMnO4 है वो ऑक्सीकारक है, जो HCl का क्या करेगा, ऑक्सीकरण, और इसमें से Cl2 गैस है वो निकाल देगा, और Cl2 गैस की स्मेल बहुत नाक को पिन चुभोने वाली, पंजेंट स्मेल, बहुत तीव्र गंध, और इसलिए फिर लैब में खड़ा रहना ही मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। मुझे लगता है समझ में आ गया। हाँ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, यहाँ। हाँ, क्या अनुमापन में फेरस अमोनियम सल्फेट के स्थान पर फेरस सल्फेट का विलयन प्रयुक्त किया जा सकता है, यदि नहीं तो क्यों। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अनुमापन में नीचे वापस 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 वापस, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, बिल्कुल नहीं घबराने का। घबराने से क्या होगा, एग्जाम उसी दिन होना है, आप ज्यादा से ज्यादा रो सकते हैं, कांप सकते हैं, लेकिन न घबराएं तो ये ज्यादा अच्छा हो सकता है। आप कहोगे सर फेरस अमोनियम सल्फेट के स्थान पर क्या नहीं ले सकते, क्या फेरस सल्फेट ले सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि फेरस सल्फेट नहीं ले सकते, क्योंकि फेरस सल्फेट आपने कहीं पढ़ा भी होगा, ये ताजा बनाया हुआ लिया जाता है, नहीं तो ये पड़ा पड़ा फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए धीरे 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 ऑक्सीकृत हो जाएगा, तो ये यहां पर कम होता जाएगा, तो फिर वही खेल वापिस KMnO4 का आयतन कम होता जाएगा। आगे बढ़ाते, हाँ आगे बढ़ाते, यहां तक एक बार जो पढ़ाया वो आप लोग एक बार देख लें। मैं आगे जो अभी पढ़ाने वाला हूं जिसमें अब क्रियात्मक समूह की बातें करूंगा। क्रियात्मक समूह आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप निकाले होंगे, उसमें क्या लिखना है, कैसे करना है, क्या वाइवा बनता है, उसकी बातें अभी सब कुछ करते हैं। अपने टाइट्रेशन के 2 क्वेश्चन बाकी रह गए, उसको भी ऐड कर देते हैं, फिर अपन क्रियात्मक समूह की बात करते हैं। हाँ जी, यहां 2 वर्ड लिखे हैं, बाह्य सूचक और स्वयं सूचक क्या होते हैं। जो बाहर से मिलाते हैं अनुमापन में
उनको अपन बाह्य सूचक कहते हैं। जैसे आपने 11th में अम्ल क्षार अनुमापन में मेथिल ऑरेंज या फिर फिनोप्थेलिन काम में लिया हो, वैसे आप लोगों ने 10th में ये नाम अम्ल क्षार वाले चैप्टर में पढ़े हैं। तो फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज वो बाह्य सूचक हैं, पर आप अनुमापन करते हो उसमें बाहर से कुछ मिलाते नहीं हो। क्यों? क्योंकि वहां पर अंतिम बिंदु पर कलर परिवर्तित करता है जो स्वयं खुद ही करता है। कौन? KMnO4। यहां 2 क्वेश्चन बने कि यहां पूछे आपने कौन सा सूचक मिलाया है, तो कहना कि हमने सूचक नहीं मिलाया। बोलेगा क्यों नहीं मिलाया, तो कहना कि सर KMnO4 है वो स्वयं सूचक है। फिर पूछेगा सूचक क्या होता है? सूचक वो होते हैं जो अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद अंतिम बिंदु पर अपना रंग परिवर्तित करके सूचना देते हैं कि अभिक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और पड़ा है, हाँ एक क्वेश्चन और पड़ा है जो टाइट्रेशन से संबंधित ही है। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। चलो बात करते हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है संकुल या उपसंयोजक यौगिक क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और उसमें आपने कहा था संकुल किससे बनता है? धातु और लिगेंड से। और मैंने कहा था कि धातु वो डी ब्लॉक का और लिगेंड EDTA। लिगेंड तो बहुत सारे हैं पर EDTA को आपको पूछ सकता है, तो कहेगा कि EDTA का पूरा नाम बता। तो आप बोलोगे इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक अम्ल। मैं वापस बोल दूं, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक अम्ल, और कहे कि इसकी दंतुरता या डेंटिसिटी कितनी है, तो आप लोग पढ़ चुके हैं ये 60 दंतुर, या इंग्लिश में बोलूं तो ये हेक्साडेंटेट है। और अब चलते हैं अपन क्रियात्मक समूह वाले की कहानी लेकर, और वो भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनाएंगे। 3 सेट में ले रहा, 3 सेट में ये ले रहा हूं, और 3 सेट का मतलब ये कि पहले टाइट्रेशन और दूसरा सेट है वो फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह, और तीसरे में अपन बात करेंगे मूलकों की, अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक, एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल, उनकी बात करेंगे। तो अब चल रहे क्रियात्मक समूह। आपको एक परख नली दी होगी और परख नली के अंदर कुछ ना कुछ आपको द्रव रूप में या हल्का सा आप लोग कहो द्रव नहीं तो ठोस रूप में कोई पदार्थ दिया होगा जो कार्बनिक यौगिक होगा, और आप लोगों को कार्बनिक यौगिक में यह पता करना हो कि कौन सा परमाणु है, नाइट्रोजन तत्व है या नहीं है। तो नाइट्रोजन तत्व का परीक्षण करना हो तो उस परीक्षण का नाम है लेसाने परीक्षण। और ये लेसाने विलियन बनाते कैसे, एक बार फिर बोल दूं, कोई कंफ्यूज हो तो दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हाँ मैंने कहा आपको कार्बनिक यौगिक दिया होगा, और कार्बनिक यौगिक में यह पता करना है कि उसमें नाइट्रोजन है या नहीं, मतलब वो एमीन या अमाइड है कि नहीं है। तो पहले उसका लेसाने परीक्षण करोगे। और मैं कहूं कि लेसाने विलियन कैसे बनाया जाता है, तो इसका ही सीरीज का लेक्चर नंबर 4 देखना, मैंने डिटेल में चर्चा करी है। मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां से चेकआउट करना है। हाँ आगे बढ़ाते हैं। सारे लेक्चर देख के जाना, बिल्कुल बढ़िया से निश्चिंत होकर प्रैक्टिकल देकर आना। तो लेसाने विलियन बनाया क्यों जाता है, बनाते कैसे हैं, वो आपके 4th लेक्चर में इस सीरीज में पढ़ा है, और बनाया क्यों जाता है वो वाइवा का क्वेश्चन अब बता रहा हूं, तो सुनना इधर। आप लोगों को कहूं आपको जो यौगिक दिया वो कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक का मतलब सिंपल कर दूं कि कौन सा कार्बनिक यौगिक, अरे आपको दिया जो कार्बनिक यौगिक, कौन सा कार्बनिक यौगिक, अरे आपको कार्बनिक यौगिक दिया वो हो सकता है एल्कोहल क्रियात्मक समूह का, या एल्डिहाइड का, या कीटोन का, या कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, या फिर आप लोगों को फिनॉल दिया जा सकता है, और इसके अलावा भी देते हैं एमीन या फिर क्या, एमीन या फिर क्या एमाइड, लेकिन ये इतने तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ चलो बात कर लेते हैं, इधर सुनते रहना समझते रहना। यहां पर कार्बनिक यौगिक का देखना है कि उसमें नाइट्रोजन है या नहीं है। मैं कह रहा हूं नहीं है तो भी लेसाने परीक्षण लिखना है, और है तो भी लिखना है। और इस लेसाने परीक्षण से पता करते हैं कि उस कार्बनिक यौगिक जो आपको दिया उसमें नाइट्रोजन है या नहीं है।
तो कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन है या नहीं है इसका पता करने के लिए कौन सा परीक्षण करेंगे? लेसाने परीक्षण। और मैंने कहा लेसाने परीक्षण के लिए पहले लेसाने विलयन बनाना, जो आपको किसी 4th लेक्चर में चेकआउट करना है, और कहा कि लेसाने विलयन बनाते क्यों है। अब रुककर बात करते हैं धीरे धीरे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें सारे बंध होते हैं वो सहसंयोजक होते हैं, मतलब कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड वो इजीली ब्रेक नहीं होता क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग या प्रबल होते हैं और स्थायी भी होते हैं, स्टेबल भी होते हैं। इसलिए क्या करते हैं कि लेसाने विलयन के साथ कार्बनिक यौगिक को गर्म करते हैं, और कार्बनिक यौगिक को लेसाने विलयन के साथ गर्म करते हैं तो इसे जितने भी इसके आयन हैं वो आयनिक यौगिक सोडियम के लवण के रूप में बदल जाते हैं। जैसे सोडियम साइनाइड बदल सकता है, जैसे सोडियम का कोई भी आयन या सोडियम का कोई भी आयनिक यौगिक बन सकता है। रिपीट करूं कैसे, तो अब डिटेल चर्चा करें। लेसाने विलयन क्यों बनाते हैं? क्योंकि कार्बनिक यौगिक सहसंयोजक होते हैं, उनमें बंध है वो सहसंयोजक है। तो अब जब इसको आप पानी में डालोगे तो वो घुलेगा नहीं, इसलिए इसको लेसाने विलयन के साथ इसका लेसाने विलयन बनाते हैं ताकि उसके सारे आयन हैं वो आयनिक यौगिक सोडियम लवण के रूप में बदल जाते हैं। फिर उसको पानी में घोलो वो विलय हो जाएगा। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और यहां एक स्लाइड एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं क्योंकि अब बहुत बढ़िया लेवल की बातें करेंगे कि कौन सा टेस्ट कौन सा क्या होने वाला, सब कुछ डिटेल में है ना। आपके कौन कौन से क्रियात्मक समूह कोर्स में, तो मेनली मैं यहां पर 5 की बात कर रहा हूं और वो 5 क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं। तो पहला क्रियात्मक समूह आपका एल्कोहल होगा। एल्कोहल के बाद अगला क्रियात्मक समूह हो सकता है आप लोग पढ़ते हो तो याद होगा एक कीटोन, या फिर अगला कौन सा एल्डिहाइड, और उसके बाद अगला कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल के बाद में अगला कौन सा लास्ट वन आपका फिनोलिक समूह या फिनॉल। अब क्वेश्चन की झड़ी लगा रहे हैं और अगर समझ में आता रहे तो कहानी को थोड़ा सा अपने मित्रों तक शेयर करना, और कोई रिक्वेस्ट तो कर नहीं रहे हैं, आपको समझ में आ ही गया होगा। आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो आगे प्रेषित करें तो इस लेक्चर को दूसरे लोग भी देखें। अपने बात करते हैं ऑर्गेनिक या कार्बनिक यौगिक 2 होते हैं, एरोमेटिक और एलिफेटिक। कार्बनिक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं, एरोमेटिक और एलिफेटिक। और एरोमेटिक वो होते हैं जिनमें बेंजीन वलय होती है, और एलिफेटिक वो जिनमें बेंजीन वलय नहीं होती है। मैं कहूं एरोमेटिक यौगिक कौन से होते हैं, आप कहोगे सर एरोमेटिक यौगिक वो होते हैं जिनमें बेंजीन वलय होती है, और जिनमें बेंजीन वलय नहीं होती वो एलिफेटिक है। इसका मतलब इनमें कार्बन कम होते हैं, इनमें कार्बन ज्यादा होते हैं। पहला क्वेश्चन उसने फेंक दिया कि एरोमेटिक और एलिफेटिक में अंतर बता। आप बोलना बेंजीन वाले यौगिक होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं, जिनमें बेंजीन वाले नहीं होती वो एलिफेटिक होते। तो तू कैसे टेस्ट करके बताएगा, तू कैसे परीक्षण करके बताएगा कि कौन सा एरोमेटिक और कौन सा एलिफेटिक? तो कहना कांच की एक छड़ इसमें लेके गया यौगिक में और ज्वाला में जलाई, अगर धुएं के साथ जली जब तो एरोमेटिक है, और धुएं के बिना जली तो एलिफेटिक है। फिर पूछेगा धुआं क्यों आया, क्योंकि इनमें कार्बन ज्यादा होते हैं और कार्बन जलता है तो वो धुएं के रूप में अपने को दिखाई देता है। मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया होगा। तो एरोमेटिक और एलिफेटिक की कहानी अपन ने निकाल दी। अगले क्वेश्चन पे चलूं तो मैं पैरेलल बता रहा हूं, आप ध्यान दे देना। आप टेस्ट तो खुद याद कर लेना, मैं तो वाइवा निकाल रहा हूं। तो अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, फिनॉल और एल्कोहल। और कहूं ये थ्योरी में चैप्टर भी है एल्कोहल फिनॉल। हाँ यहां ध्यान देते ना, ये लिखा मैंने बेंजीन और बेंजीन के ऊपर लिखा O और H और ये आपका फिनॉल। और अगर मैं यहां पर लिख दूं RO और H एल्कोहल और या कंपैरेटिव स्टडी करें तो आपको मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। ये एल्कोहल ये फिनॉल, मैं आपकी तरफ हुई नहीं, आप सिर्फ सुनना, आवाज तो आई रही होगी। ये एल्कोहल और फिनॉल, और कहूं कि एल्कोहल में OH जिस कार्बन पे जुड़ा उसका संकरण कौन सा, sp3, और फिनॉल में जहां जुड़ा इसका कौन सा, sp2। पहला ये एलिफेटिक, ये एरोमेटिक, यहां संकरण कौन सा, sp3, यहां OH से जुड़े कार्बन का संकरण कौन सा, sp2। मुझे लगता है यहां तक हिट हो गया होगा। इसमें अनुनाद या रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, यहां पर अनुनाद होगा, और अनुनाद होगा तो यहां पर एकाकी युग्म या लॉन पेयर अंदर जाएंगे, जिससे यहां पर पार्शियल पॉजिटिव या आंशिक धनावेश आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा और H+ वो ज्यादा देगा। तो यहां अनुनाद के कारण और S गुण के कारण फिनॉल वो एल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है। और कहूं फिनॉल
वह सामान्य नाम उसका कार्बोलिक अम्ल है। इनके टेस्ट की बात कर नहीं रहा हूं मैं तो आपको थ्योरी में कहां फंसाएगा। तो बोला ये क्या है, आप कहोगे फिनॉल, ये क्या एल्कोहल, ये एलिफेटिक, ये एरोमेटिक, इसमें OH से जुड़े कार्बन का संकरण कौन सा, sp3, यहां OH से जुड़े कार्बन का संकरण कौन सा, sp2। और फिर कहा कि इसमें अनुनाद होता है, इसमें नहीं होता। अनुनाद होने के कारण ये OH बंध की ध्रुवणता बढ़ती है, OH बंध की पोलरिटी बढ़ती है, तो H+ ज्यादा देगा, ये अम्लीय ज्यादा, ये अम्लीय कम। और आपको मैंने शायद पढ़ा रखा है या आपने भी कहीं पढ़ा होगा कि जिसकी अम्लता ज्यादा उसका pKa कम, तो ये अम्लीय ज्यादा और इसका pKa क्या होगा, कम होगा। मुझे लगता है हिट कर गया होगा। लेकिन इन दोनों को आप देखकर पहचान सकते हैं कि फिनॉल है, उसको वायुमंडल में खुला छोड़ो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर हल्का गुलाबी हो जाता है। और क्यों गुलाबी होता है, तो वो ये ऑक्सीकृत होकर वायुमंडल में पड़ा ऑक्सीकृत होकर ये यौगिक बनाता है, डबल बॉन्ड और यहां पर O और O, और इसका नाम आप लोगों ने बुक में देखा होगा, पैरा बेंजोक्विनोन है। तो बोले कि फिनॉल ये गुलाबी रंग का क्यों हो गया, तो आप बोलना कि सर वायुमंडल की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर ये पैरा बेंजोक्विनोन बनाकर गुलाबी हो गया। मुझे लगता है फिनॉल और एल्कोहल की कहानी समझ में आ गई। लेकिन फिर आगे कहूं कि ये लिखा बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर लिखा, बेंजीन के ऊपर यहां लिखा CH2 और क्या OH, और बोले ये क्या फिनॉल या ये फिनॉल, तो आप कहोगे ये फिनॉल, तो ये क्या है, आप कहोगे सर ये एल्कोहल है, एलिफेटिक है, और ये एल्कोहल ही है पर कैसा, एरोमेटिक। क्यों भाई, तो आप कहोगे सर ये वाला पॉइंट लिखा ना, यहां पर संकरण कौन सा है, sp3। मुझे लगता है एल्कोहल और फिनॉल की कहानी आपको समझ में आ गई। दोनों के टेस्ट याद करना, एक तो न्यूट्रल या उदासीन FeCl3 वाला है और एक सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का भी है। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। हालांकि फिनॉल का एक फिनोप्थेलिन टेस्ट भी है, पर वो शायद आपको करवाया नहीं गया होगा। आगे बढ़ा लेते हैं बात को। तो एल्कोहल और फिनॉल की बात कर ली, अब बात करते हैं किसकी, कीटोन और एल्डिहाइड की। चलो ये वाला समूह पे चले, ये C डबल बॉन्ड हो और कोई बोले ये क्या कीटोन, मैं कहूं नहीं ये कार्बोनिल है, ये कीटोन नहीं है। इसके दोनों साइड क्या हो जाए H, तो ये एल्डिहाइड है। इसके एक साइड क्या हो H, तो भी क्या है एल्डिहाइड। इसके दोनों साइड क्या हो कार्बन, तो ये कीटोन है। और कहूं अब तो आपको भयानक पूछेगा, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर उसके अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें उसने लिख रखी। सुनना इधर, ये कीटोन और ये आपका एल्डिहाइड होता है CHO, और कीटोन आपका C डबल बॉन्ड हो जिसके दोनों साइड कार्बन होने चाहिए। और कार्बोनिल इसमें भी है, इसको मैं ओपन करूं तो आप कहोगे सर C डबल बॉन्ड हो, इसमें भी कार्बोनिल है, इसमें भी कार्बोनिल है, मतलब एल्डिहाइड कीटोन दोनों में कार्बोनिल है, इसलिए इनको कार्बोनिल यौगिक कहते हैं। और इसकी मुख्य अभिक्रिया नाभिक रागी यौगज होती है। चलो यहां से थोड़ा दूर चलते हैं, तो कहूं कि इनकी दोनों में पहचान ना हो कार्बोनिल यौगिक, तो कार्बोनिल यौगिक है या कार्बोनिल समूह है या नहीं, तो उसके लिए इसका परीक्षण है जिसका नाम है 2,4-DNP टेस्ट। और इसका नाम पूछेगा कि ये फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा जिसके कीटोन आ रहा होगा, जिसके एल्डिहाइड, तो बोलना 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजिन या 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन। मैंने पहला हिंदी में दूसरा इंग्लिश में बोला, फर्क कुछ नहीं है। हिंदी मीडियम में मैथिल बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले मिथाइल बोलते हैं, बस बोलने का फर्क है, बाकी साइंस लैंग्वेज की मोहताज नहीं होती है। इधर अगर कॉन्सेंट्रेट हो रहा हो इधर, क्योंकि आप भटक रहे होंगे ना, कहीं पर इंस्टाग्राम का मैसेज आ रहा होगा, कहीं व्हाट्सएप का मैसेज आ रहा होगा, कहीं स्नैपचैट चल रहा होगा, इधर तो वहीं से आपको खींचने के लिए बार बार इधर बोला जा रहा है, क्योंकि नेट ऑन होगा तभी तो वीडियो चलेगा, और जब नेट ऑन होगा तो बहुत कुछ और भी चलेगा, और बहुत कुछ और चले उसको रोकने के लिए बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। लेकिन कहूं कि एल्डिहाइड, ये बहुत बढ़िया बात है कि एल्डिहाइड के 2 टेस्ट हैं, बिल्कुल बहुत, पर वो कीटोन देता नहीं है। तो बोलेगा एल्डिहाइड के 2 टेस्ट कौन से, तो आप बोलना एक टॉलेन टेस्ट है और एक फेलिंग टेस्ट है। टॉलेन परीक्षण और फेलिंग परीक्षण सुनना समझना। इसके अलावा एल्डिहाइड का एक और टेस्ट भी है, लेकिन अभी अपन सिर्फ 2 के ही डिस्कशन कर रहे हैं, थ्योरेटिकल पार्ट में जा रहे हैं। एक टॉलेन परीक्षण है और एक कौन सा है आपका फेलिंग परीक्षण है। कौन सा, फेलिंग परीक्षण। वापस थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया।
एल्डिहाइड के कौन से दो टेस्ट है जो कीटोन नहीं देता है? मैं ये अब कहूं कि ये 2,4-DNP वाला टेस्ट है, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन वाला टेस्ट है, वो दोनों ही देते हैं, क्योंकि कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। अब बोलेगा ऐसे कौन से टेस्ट हैं जो सिर्फ एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है? तो बोलना सर एक टॉलेन और एक फेलिंग, ये दोनों एल्डिहाइड के टेस्ट है, ये कीटोन नहीं देता है। आगे बात करेंगे क्यों नहीं देता है, क्यों देता है, उसकी बात करेंगे। तो अब बोलेगा टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है? हाँ भाई, टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है? तो टॉलेन अभिकर्मक, आप लोग बोलोगे टॉलेन अभिकर्मक की परिभाषा, और मैं कहूं ये है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, इंग्लिश में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। मतलब आप कहोगे कि आप कहोगे क्या? अमोनिया में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। और बोलेगा ये टॉलेन परीक्षण, इसका कोई दूसरा नाम क्या है? तो आप बोलोगे इसका नाम है रजत दर्पण परीक्षण। इंग्लिश में कोई पढ़ रहा हो तो उसको कहूं ये सिल्वर मिरर टेस्ट है। इसका मतलब ये अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट किसमें मिला हो तो आपको कोई ना कोई यौगिक दिया होगा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में क्या मिला दो? टॉलेन अभिकर्मक, मतलब अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट। चलो दोबारा देख लेते हैं, दोबारा देखते हैं कहां पर। सुनना, आपको एक परख नली दी है, उसके अंदर आपने क्या लिया? एल्डिहाइड, उसमें क्या मिलाया? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, जो क्या है? टॉलेन अभिकर्मक। और ये एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करता है और स्वयं अपचयित होता है। किसमें अपचयित होता है? Ag में। अरे यहां सुनना, Ag पे +1 है और Ag+1 किस में जाएगा? Ag में। इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण अंक यहां पर +1 है Ag का, और यहां पर सिल्वर का कितना? 0। ऑक्सीकरण अंक में क्या हुई? कमी। तो ये आपका क्या हो गया? अपचयन। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। रिपीट करूंगा, रिपीट, ऐसे हिलने नहीं देंगे। मैंने आपको कहा कि एक परख नली में कार्बनिक यौगिक जो आपको दिया था वो लिया, और उसके अंदर अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट जो टॉलेन अभिकर्मक लैब में मिलेगा डाला, और उसके बाद उसको थोड़ा सा गर्म करना, और गर्म करोगे तो ये एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करेगा और खुद Ag में अपचयित होगा, और ये Ag यहां परख नली की दीवार पर जमा हो जाएगा। आपको लगेगा कि सिल्वर का मतलब रजत का दर्पण बनने लग गया है, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, वहां पर दिखेगा बिल्कुल। इधर आगे अगला एल्डिहाइड का कौन सा टेस्ट और है? तो एल्डिहाइड का एक और बेस्ट टेस्ट है जिसका नाम क्या है? फेलिंग टेस्ट। पर ये टेस्ट अब आपको ध्यान देना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। एल्डिहाइड का एक टेस्ट समझ में आ गया हो, कौन सा टेस्ट है? टॉलेन टेस्ट। और दूसरा कौन सा है? फेलिंग टेस्ट। और कहूं फेलिंग टेस्ट या फेलिंग परीक्षण करने से पहले कि फेलिंग विलियन 2 होते हैं। अरे फेलिंग विलियन 2 होते हैं, जरूर पूछेगा, एक फेलिंग विलियन A और एक फेलिंग विलियन B। मैं कहूं आपके पास परख नली है? जी हां। परख नली में क्या दिए रखा है आपको? कार्बनिक यौगिक क्या? एल्डिहाइड। और इसमें कौन सा विलियन मिलाओगे? कौन सा? फेलिंग विलियन। पर कहोगे सर फेलिंग विलियन कौन सा मिला है, A या B? तो मैं कह रहा हूं दोनों बराबर मात्रा में लेने। तो पहले अलग टेस्ट ट्यूब लो जिसमें 1 ml फेलिंग A लिया, 1 ml फेलिंग B लिया, दोनों बराबर लिए। अब ये टेस्ट ट्यूब में फेलिंग बना, वो इसमें डाला। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि फेलिंग विलियन A और फेलिंग विलियन B क्या है? तो आप कहोगे सर ये फेलिंग विलियन A है वो कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन, कॉपर सल्फेट के जलीय विलियन को फेलिंग विलियन A कहते हैं। तो बोलेगा B क्या है? तो मैं कहूं कि ये रोशेल लवण का क्षारीय विलियन है। किसका? रोशेल लवण का। कौन सा विलियन है? क्षारीय विलियन। वापस रिपीट कर रहा हूं, एल्डिहाइड के 2 परीक्षण हैं जो कीटोन नहीं देता, टॉलेन और फेलिंग। और टॉलेन टेस्ट का दूसरा नाम है रजत दर्पण परीक्षण, जिसमें अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं टॉलेन अभिकर्मक। जो एल्डिहाइड में डालोगे, गर्म करोगे तो रजत दर्पण परख नली की दीवार के सहारे बनेगा, मतलब Ag जमा होता जाएगा। और दूसरा एल्डिहाइड का टेस्ट है जो कीटोन का नहीं। कौन सा टेस्ट? फेलिंग परीक्षण। और फेलिंग परीक्षण से पहले एल्डिहाइड में फेलिंग विलियन डालोगे, पर फेलिंग विलियन कितने होते हैं? 2 A और B। और मैंने कहा A होता है वो कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन, और कॉपर सल्फेट को आप नीला थोथा बोलते होंगे। मतलब कॉपर सल्फेट का जलीय विलियन लिया जाए और वो नीले रंग का होगा, आपको फेलिंग विलियन A पड़ा हुआ मिलेगा, जिसको 1 ml ले लिया। और फेलिंग विलियन B क्या है? रोशेल लवण का क्षारीय विलियन, जिसको भी 1 ml लिया, दोनों को 1 ml लेकर और फिर उसको एल्डिहाइड में मिलाया, तो यहां पर लाल भूरे रंग का अवक्षेप आएगा। कौन से रंग का? लाल भूरे रंग का अवक्षेप आएगा। और लाल भूरे रंग का अवक्षेप आता है, जी हां, लाल भूरे रंग का अवक्षेप आता है। वो अवक्षेप किसका आ रहा है? Cu2O का। मुझे यहां पर फिर कहना है आज के लेक्चर में ही कहीं और पढ़ाया है,
तो मैं कहूं कॉपर का क्या निकालूं ऑक्सीकरण अंक, तो आप कहोगे सर कॉपर 2 है तो 2, और कॉपर का क्या x, और ऑक्सीजन का -2 0, x इक्वल टू कितना आएगा +1, ये इधर ले जाके 2 से डिवाइड कर लेना +1 आएगा। इसका मतलब यहाँ कॉपर का ऑक्सीकरण अंक कितना है +1, और थोड़ी देर पहले कहीं पढ़ाया इसी लेक्चर में कि कॉपर +1 क्यूप्रस है। इसका मतलब यहाँ लाल भूरे रंग का अवक्षेप आएगा वो क्यूप्रस ऑक्साइड का आएगा। तो अब बोला कि फैलिंग विलयन बी क्या है, तो रोशेल लवण, तो सुनो वो बोलेगा रोशेल लवण क्या है, तो मैं कहूं रोशेल लवण है वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। मैं ज्यादा डीप नहीं जाना चाहता, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, नहीं तो इसकी भी कहानी आगे बनती है। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। हाँ भैया इधर इधर, मैंने आपको कहा एक दिया है कीटोन और एक दिया एल्डिहाइड, और दोनों का मेन टेस्ट है पहचानने का कि इनमें कार्बोनिल समूह है या नहीं है, तो उसका नाम है 2,4-DNP, जिसका पूरा नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन। डालोगे सीधा ही ऑरेंज कलर या पीला ऑरेंज, हल्का पीला, डार्क पीला, ऑरेंज, ऐसा कलर आएगा जो बताएगा उसमें कार्बोनिल समूह, मतलब वो एल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है। अब कीटोन के 2 टेस्ट नहीं है जो सिर्फ एल्डिहाइड के हैं, जिनका नाम है टोलेन और फैलिंग, और मैंने पीछे टोलेन बोल दिया। टोलेन अभिकर्मक है अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, जो उसमें मिलाओ एल्डिहाइड में, गर्म करो, और गर्म करने पर प्रज्ञनली की दीवार के सारे आपको Ag जमा हुआ रजत दर्पण बनता हुआ दिखा, जिसमें आप कहोगे कि मुझे ये दिखा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि टोलेन परीक्षण ही तो मेरा रजत दर्पण परीक्षण है। और दूसरा फैलिंग परीक्षण, वो भी एल्डिहाइड का ही है, कीटोन नहीं देता। और फैलिंग परीक्षण की बात करी जाए तो आप कहोगे सर फैलिंग विलयन 2 होते हैं, एक A और B, ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, और ये होता है ना वो आपके रोशेल लवण, मतलब सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्षारीय विलयन। ये दोनों बराबर मात्रा में लो और दिए एल्डिहाइड में डालो, और डालकर हल्का सा गर्म करो या न भी करो, तो लाल भूरा अवक्षेप आएगा Cu2O का, दैट इज क्यूप्रस ऑक्साइड। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको दिए जा रहे उसके अंदर अम्ल 2 ही दिए जा रहे हैं, एक तो फिनॉल है जो अम्लीय है, उसको तो देख लेना, पिंक कलर का दिखेगा, हल्का पिंक। और कहूं अगर रंगहीन है तो उसके अंदर क्या डाल दो आप, लिटमस पत्र, कौन सा, नीला। और अगर वो लाल हो जाता है तो वो आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह है। मुझे लगता है क्रियात्मक समूह के अंदर की ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। मैं यहां से थोड़ी कहानी बदलूंगा और अब वो जो टफ पोर्शन है वहां चलूंगा, जिसको अपन बोलते हैं धनायन और ऋणायन, मतलब अम्लीय और क्षारीय, या फिर यूं कहूं कि वो होते हैं आपके कैटायन और एनायन, उनका विश्लेषण। तो आगे बढ़ाते हैं। अब थोड़ा सा टफ टॉपिक पे चलते हैं, जिसमें आप लोगों को अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक, मतलब एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल निकालने होते हैं, और जो सबसे टफ प्रैक्टिकल पड़ता है, पर उसका वाइवा पहले अपन सेट कर लेते हैं, और मैं इसके बाद में एक लेक्चर और ऐड करूंगा जिसमें आप लोगों को इसकी प्रैक्टिकल ये करना कैसे है उसका आइडिया लग जाएगा। हाँ, यहां एक टॉपिक लिखा है इसने कि अम्लीय मूलक और क्षारकीय मूलक क्या होते हैं। चलो बात करते हैं, पर इससे पहले कहूं कि आपको एक कागज के अंदर, मतलब पुड़िया के अंदर एक लवण मतलब क्या, सॉल्ट दिया होगा। थोड़ा सा 10th की तरफ चलते हैं कि कहां से पकड़ के लाए। चलो यहां पर एक लिखा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक लिखा NaOH जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सब कहेंगे कि सर ये तो हमने 10th में पढ़ा था, ये तो आपका अम्ल है और ये आपका क्षार है। हाँ जी, और अम्ल और क्षार, अम्ल H+ देगा, क्षार OH देगा, और ये दोनों मिलकर क्या निकलेगा, यहां पर जल, और साथ में क्या बनेगा, NaCl। आप सबने ये 10th में पढ़ी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल और क्षार मिलके लवण और जल बनाते हैं, या एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनता है। मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया। लेकिन थोड़ा सा और डिटेलिंग करें तो आप कहोगे ये प्लस और ये माइनस, और ये प्लस कहां से आया है, एसिड से या बेस से। आप कहोगे सर ये क्षार से आया है, और ये नेगेटिव किससे, अम्ल से आया है। इसका मतलब सभी ऋणायन अम्ल से आए हैं, इसलिए सभी ऋणायन अम्लीय मूलक हैं और सभी धनायन वो क्षारीय मूलक हैं। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा।
तो अम्लीय मूलक वो होते हैं जो अम्ल से प्राप्त होते हैं और ऋणायन हैं, और क्षारीय मूलक होते हैं जो क्षार से प्राप्त होते हैं और धनायन है। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो ना आगे चलते हैं। अब मैंने आपको कहा कि मूलक दो प्रकार के, एक धनायन और एक ऋणायन, और पहले ऋणायन मूलक निकाले जाते हैं। मतलब ऋणायन मतलब पहले कौन से मूलक निकाले जाते हैं? अम्लीय मूलक। और अम्लीय मूलकों को 3 भागों में बांटा गया है। मैं आपको कहूं कि 3 की जगह 4 भाग हैं, चौथा भाग आपको कोई बताता नहीं, आज बात जरूर करेंगे। तो मैंने कहा अम्लीय मूलक वो होते हैं जो सारे ऋणायन हैं, और उनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहले 3 फिर चौथा जोड़ते हैं। तीसरा भाग कौन सा, पहला भाग कौन सा, दूसरा भाग कौन सा, सबकी बात करते हैं। एक तो वो हैं जो तनु H2SO4 समूह में रखे गए हैं, एक कौन से हैं? सांद्र H2SO4 समूह में रखे गए हैं, और एक कौन से हैं? जो जलीय विलयन समूह में रखे गए हैं, और एक आपके बाधक मूलक है। नाम ही नहीं सुने, ध्यान देना, वाइवा में पूछ सकता है। चलो बात करते हैं डिटेल, बहुत बहुत बढ़िया बात करते हैं। देखो आपकी तरफ आते हैं। बाधक मूलक वो होते हैं जो आप लोगों को आगे के मूलक परीक्षण में, आगे के कैटायन और एनायन, अम्लीय और क्षारीय मूलक निकालने में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये आपको दिए नहीं जाते हैं। और बाधक मूलक 2 हैं, एक कहूं PO4-3 जो फॉस्फेट है, और एक लिखा BO3-3 जो आपका बोरेट है। और फॉस्फेट और बोरेट ये 2 बाधक मूलक हैं। वाइवा में पूछे कि बाधक मूलक कौन कौन से हैं, तो आप कहना फॉस्फेट और बोरेट। आगे बोल रहा हूं, इनको छोड़कर ये भी अम्लीय मूलक हैं क्योंकि ऋणायन है, और ये ऋणायन जो अम्लीय मूलक जिनको 3 भागों में बांटा गया है, और मैं यहां पर 3 भाग बना दूं। आप कहोगे सर कौन कौन से वह हैं, तो यहां बात करते हैं। जलीय वाले में सिर्फ एक है, सल्फेट है, और यहां पर 3 है, एक आयोडाइड है, एक क्लोराइड है, एक ब्रोमाइड है, और एक आपका NO3- नाइट्रेट है। नाइट्रेट बोला है जी हाँ, इधर घुमाएगा आपको सुनना। और यहां पर 5 है जिसमें आप लोगों ने पढ़ा CH3COO- एसीटेट, और एसीटेट के बाद एक है आपका S-2 सल्फाइड, और एक SO3- सल्फाइड, और उसके बाद में एक आपका यहां पर है CO3- कार्बोनेट, और उसके बाद एक आपका है NO2- जो कौन सा आपका नाइट्राइट। इसके अलावा ऑक्जेलेट भी है, लेकिन पता नहीं आपको ये दे रखे कि नहीं रखे। तो जितने आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ उतने तो आपके होंगे ही होंगे। चलो यहाँ पर बात करते हैं बहुत डिटेल में। ऑक्जेलेट भी है। चलो यहाँ वो आपको वाइवा में घुमाएगा कि सल्फेट का सूत्र लिख, तो मैं कहूं सल्फेट सबने पढ़ रखा है SO4-2, और इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दो तो 8 की जगह 8 आएगा, सल्फेट हो जाएगा सल्फाइड। मतलब ये सल्फेट है तो SO3- वो सल्फाइड है, जबकि S-2 वो सल्फाइड है, क्योंकि सबने पढ़ा H2S क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड, उससे ये बना। आपको ये भी बोल सकता है NO3- ये नाइट्रेट है, और इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर दूं तो ये आपका नाइट्राइट है। मैं सर्कल लगाना चाहूंगा, अगर आप समझ पा रहे हैं तो सर्कल लगाते हैं। और यहां कहा कि ये नाइट्राइट है, और ये नाइट्रेट है, और ये आपका सल्फाइट है, और ये आपका सल्फेट है। ध्यान देना, उलझाएगा यहां। मुझे लगता है यहां समझ में आ गया होगा। इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो मैं अब आगे चलूं कि ये तनु H2SO4 परख नली में मिश्रण लेना है, और तनु H2SO4 डालना, देखना क्या कोई गैस निकल रही है या नहीं, और सांद्र H2SO4 डालना है। इसमें नहीं, वापिस मिश्रण दूसरी परख नली में लेकर सांद्र H2SO4 देखना है कुछ हो रहा है या नहीं। लेकिन यहां पर मिश्रण में नहीं, या सोडा निष्कर्ष बनाना है। और पहली बात, सोडा निष्कर्ष बनाते कैसे हैं, तो सोडा निष्कर्ष के लिए आगे चलते हैं। हाँ, यहां क्या लिखा है, यहां तनु H2SO4 से पहचाने जाने वाले मूलक, अम्लीय मूलक कौन कौन से हैं ये बता दिए मैंने। और तनु के बाद में आगे चलूं तो बोले सांद्र वाले कौन कौन से हैं, तो मैं वापस बैक चलूं, बता दिए मैंने। और फिर आगे चलूं, आगे यहां से सांद्र के बाद कहां, जलीय विलयन वाले कौन से हैं, तो आप कहोगे सर जलीय विलयन वाले कौन से हैं, तो जलीय विलयन का एक सल्फेट ही है। और सल्फेट को सीधे मिश्रण से नहीं, सल्फेट के लिए क्या, पहले आप कहोगे सर सल्फेट के लिए पहले हम क्या बनाते हैं, सोडा निष्कर्ष।
और अभी बताया ऋणायन को अम्लीय मूलक क्यों कहते हैं, क्योंकि अम्ल से H+ त्यागने के बाद बनते हैं, अभी बताया। तो ऐसा कैसा धनायन को क्षारीय या भस्मीय मूलक क्यों, क्योंकि क्षार से OH निकलने के बाद बनते हैं। और ये आ गया आपका सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष। क्वेश्चन बने कि सोडा निष्कर्ष कौन से अम्लीय मूलक के लिए प्रयुक्त करते हैं, तो आप बोलोगे सल्फेट के लिए। क्यों करते हैं वहां भी चलेंगे, पर आप बोलोगे किसके लिए, सल्फेट के लिए। तो सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष किसके लिए बनाया जाता है, सोडा एक्सट्रैक्ट किसके लिए, सल्फेट के लिए। क्योंकि आपको अगर लवण दिया है तो हो सकता है वो कैल्शियम सल्फेट हो सकता है वो कॉपर सल्फेट हो सकता है वो आपको फेरस सल्फेट दे, हो सकता है आपको मैग्नीशियम सल्फेट दे, और कहूं कि सल्फेट होते हैं वो जल में कम विलय होते हैं। इसका मतलब आप लवण लोगे और जल में घोलना चाहोगे तो घुलेगा नहीं, इसके लिए पहले सोडा निष्कर्ष बनाना पड़े। वापस रिपीट करूं, सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष किसके लिए बनाया जाता है, कौन से अम्लीय मूलक के लिए, सल्फेट के लिए। और क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये जल में बहुत कम विलय होते हैं, इसलिए बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष। देखना कैसे, एक आप क्वथन नली लोगे, परख नली नहीं, इससे थोड़ी बड़ी वाली आती है, लैब में अवेलेबल है, आप लोग चेक कर लेना। और कहोगे सर यहां पर क्या लेंगे, तो यहां पर आप एक भाग तो मिश्रण ले लो। जी हां, मिश्रण जो आपको पुड़िया में दिया था, और इसके अंदर 3 भाग मिला दो सोडियम कार्बोनेट। और आपने 10th में पढ़ा है सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा या धोने का सोडा या धावन सोडा बोलते थे। और इनको मिलाकर और इसमें थोड़ा सा डिस्टिल वाटर मिला दो और फिर करो इसको उबालने का कार्यक्रम चालू। वापस रिपीट करूं, एक भाग तो मिश्रण जिसमें आपको इनमें से कोई सल्फेट दिया था मिश्रण, और दूसरा उसमें 3 भाग सोडियम कार्बोनेट, और वो लेकर थोड़ा डिस्टिल वाटर, और डिस्टिल वाटर लेकर इसको उबालेंगे, और उबालने के बाद फिर इसको छानेंगे, और छानकर नीचे छनित आया, फिल्ट्रेट आया, वो आपका सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष है। आप कहोगे सर ठीक है पर बनाया क्यों, चलो बात करते हैं ना क्यों बनाया, चलो बात करते हैं क्यों बनाया। इसमें कौन सा आयन है, सोडियम, हाँ बिल्कुल सोडियम। और मिश्रण में कौन सा आयन है, सल्फेट। और यहां पर सोडियम और सल्फेट मिलके सोडियम सल्फेट आ जाएगा छनित में, और ये सोडियम सल्फेट जल में पूरा विलय, क्योंकि सोडियम के आयन जल में पूरे घुलते हैं, जैसे नमक भी घर पे देखा। तो वो अगर दिया है तो जल में कम घुलेगा, तो पहले इसका सोडा निष्कर्ष बनाएंगे ताकि सल्फेट सोडियम के रूप में आकर जल में पूरा घुल जाएगा। अब इसका टेस्ट करेंगे जो आपने किया है, थोड़ा सा बता भी देता हूं कैसे किया है, इधर थोड़ा सा बता देते हैं। तो इसके अंदर अब क्या मिलाते हो, बेरियम क्लोराइड। और कहूं बेरियम पर आवेश कितना, आप कहोगे सर बेरियम पे चार्ज +2 है और सल्फेट पे कितना -2, और कहूं ये +2 से -2 कैंसिल, तो आपका निकल के क्या आया, बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट है वो यहां पर अपना क्या देगा, श्वेत अवक्षेप। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो सल्फेट के अंदर बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप आता है। अभी बताया कि सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष बनाते क्यों हैं, आगे बढ़ते। हाँ, बहुत बढ़िया बात बोली कि सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष है वो कौन से अम्लीय मूलक के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, मतलब कहां ये काम में नहीं ले सकते। चलो मैं बैक आकर बताऊं क्यों नहीं ले सकते। अगर कहूं कि यहां और बैक आते हैं, और बैक आते हैं, और बैक आते हैं, और बैक आते हैं, इधर ध्यान देते ना, और बैक आते हैं, ये कौन सा है, कार्बोनेट। सपोज कहूं कि आपको मिश्रण में कार्बोनेट दिया ही नहीं है, चलो वही ले जा रहा हूं, मिश्रण में कार्बोनेट, तो आपको मिश्रण में कार्बोनेट दिया ही नहीं है और आप इसका क्या बनाने जा रहे हो, सोडा निष्कर्ष। तो सोडियम कार्बोनेट आप मिलाओगे तो कार्बोनेट दिया नहीं है, फिर भी कार्बोनेट का टेस्ट आ जाएगा। इसलिए सॉरी, इसलिए आपको कहूं कि सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष है वो सल्फेट के लिए बनाते हैं और बिल्कुल किसी के लिए नहीं बनाना चाहिए। तो वो कौन सा ऋणायन है, आप कहोगे सर वो कार्बोनेट है। आगे चलते हैं। जलते हुए गंधक जैसी गंध वाली गैस, बिल्कुल आप लोगों ने बाहर 2 मटकों में H2S गैस देखी होगी, इसकी गंध है वो जलते गंधक के समान होती है। बिल्कुल आगे, सांद्र H2SO4 मिलाकर गर्म करने पर भूरे रंग की गैस निकली, कौन सा ऋणायन हो सकता है। मैं कहूं भूरा रंग आता है या तो किसका, ब्रोमाइड का या किसका, नाइट्रेट का, लेकिन सॉरी एक ब्रोमाइड का या नाइट्राइट का। और ये तो तनु में है, ये किस में है, सांद्र में। आपको बोला सांद्र H2SO4 में भूरे रंग का निकला, इसका मतलब ब्रोमाइड आयन है। और अगर तनु में निकला होता तो आप बोलते सर वो क्या है, नाइट्राइट है।
आगे बोला बुरा वलय परीक्षण, आप रिकॉर्ड में देखना लिखा होगा। और बुरा वलय परीक्षण कौन से ऋणायन के लिए प्रयुक्त होता है, कौन से के लिए मूलक के लिए प्रयुक्त होता है, तो मैं यहां लिख रहा हूं ये नाइट्रेट के लिए प्रयुक्त होता है। समय कम बचा है आपका, इसलिए थोड़ा तेज भी चला रहे हैं। जी हाँ, इधर बताना जरा, सिल्वर नाइट्रेट है उसको रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं? बिल्कुल रखना चाहिए, क्योंकि 10th में पढ़ा है AgCl होता है वो भी प्रकाश से अपघटित होता है। तो सिल्वर के जितने भी लवण हैं वो प्रकाश से या सनलाइट की प्रेजेंस में अपघटित या टूट या डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए इसको रंगीन बोतल में रखना चाहिए। हाँ, कार्बोनेट के परीक्षण में कौन सी गैस निकलती है? बिल्कुल आप लोगों ने क्या किया होगा वो बताते हैं। आपने यहां पर मिश्रण लिया होगा जो पुड़िया में आपको दिया था, इसके अंदर क्या मिलाया होगा? तनु H2SO4। और अगर उसके अंदर कौन सा आयन था? अगर उसके अंदर आप कहोगे सर आयन था कार्बोनेट, और अगर कार्बोनेट आयन है तो यहां पर बुदबुदाहट के साथ में इफरवेंस आएगा, कौन सी गैस का? CO2 का। तो कहा कि कौन सी गैस निकलती है कार्बोनेट में, तो कौन सी? CO2। और CO2 इस गैस को चूने के पानी में देर तक प्रवाहित किया। पहले तो चूने का पानी क्या होता, मैं कहूं कैल्शियम ऑक्साइड, ये 10th में पढ़ा, बिना बुझा हुआ चूना। और कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाल के इसको बुझा दूं तो कहूं ये तो कैल्शियम और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कितने कितने, दो दो, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये बिना बुझा हुआ चूना और ये बुझा हुआ चूना, और यही तो चूने का पानी, क्योंकि चूने में पानी मिला है। चलो आगे और बात करते हैं। आप कहोगे सर चूने का पानी का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और इसमें क्या मिलाया? CO2। वापस बात करते हैं CO2। मैंने कहा कार्बोनेट है मिश्रण में, इसमें तनु H2SO4 डालोगे, CO2 गैस निकली, और इस CO2 गैस को क्या चूने के पानी में प्रवाहित करें तो ये दोनों मिलके बनाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में जल भी बनेगा। लेकिन कहूं कि 10th में पढ़ा कि कैल्शियम कार्बोनेट तो मार्बल का सूत्र है, मतलब ये मार्बल, और मार्बल वो जल में अविलय, इसका मतलब यहां पर व्हाइट कलर का PPT आएगा या मिल्की कलर आएगा, और इसके अंदर और CO2 थोड़ी देर तक और प्रवाहित करो तो कैल्शियम कार्बोनेट किसमें चला जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये जल में विलय हो जाता है, इसलिए वो दूधिया रंग या मिल्की कलर है वो गायब हो जाएगा। क्वेश्चन पे रिपीट करते हैं। कार्बोनेट के परीक्षण में कौन सी गैस निकलती है? आप बोलोगे CO2 निकलती है। CO2 को चूने के पानी में थोड़ी देर तक प्रवाहित करें तो उसका कलर है वो मिल्की या दूधिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और प्रवाहित करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाएगा, और बदल कर वो विलय हो जाएगा तो दूधिया रंग है वो गायब हो जाएगा। ऐसा आपने रिकॉर्ड में लिखा, चेकआउट करना है ना। आगे कहा कि सल्फाइड मूलक में कौन सी गैस निकलती है? चलो बात कर लेते हैं सल्फाइड मूलक में। इसका मतलब आपको यहां परखनली में जो मिश्रण दिया उसमें अम्लीय मूलक कौन सा है? सल्फाइड। और सल्फाइड अभी थोड़ी देर पहले का कौन से वर्ग में आता है? आपने कहा सर एक समूह में आता है जिसका समूह अभिकर्मक क्या है? तनु H2SO4। H2SO4 क्या देगा? H+, और ये इससे मिलेगा तो आप कहोगे सर H2S बनेगा। मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूं क्योंकि आपके पास और मेरे पास दोनों के पास समय की कमी। इधर तो यहां पर ये दोनों मिलकर क्या निकलेगा? तो आप कहोगे सर ये दोनों मिलकर ये सल्फर -2, ये इधर क्या बनेगा? H2S। तो यहां H2S गैस निकलेगी। तो सल्फाइड मूलक का परीक्षण करते हैं तो कौन सी H2S गैस निकलती है? हाँ, और भी बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लेड एसीटेट से भीगा फिल्टर पेपर। लेड एसीटेट का मतलब पहले तो CH3COO का ट्वाइस, ये एसीटेट और ये PB, ये लेड एसीटेट। और लेड एसीटेट पर कौन सी गैस? H2S। सुनना, अभी कहा था कि सल्फाइड दिया था, आपने तनु H2S और मिलाया, कौन सी गैस निकली? H2S। अभी 2 मिनट पहले पढ़ाया, और H2S मिली ना, उसके ऊपर आप फिल्टर पेपर लेके गए, किससे भीगा हुआ? लेड एसीटेट से। आप कहोगे सर अब आंसर आने लगा है, आंसर आने लगा। देखना कैसे, लेड के ऊपर चार्ज कितना है? PB पे कौन सा चार्ज? +2, और यहां पर सल्फाइड पे कौन सा? -2। मेटल पे प्लस होता है, और 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ PBS आएगा। और आप देखेंगे कि इसका कलर होता है वो काला, जिसका मतलब फिल्टर पेपर है वो चमकीला काला हो जाएगा। क्या बनने के कारण? तो फिल्टर पेपर वो चमकीला हो रहा है, क्या बनने के कारण? लेड सल्फाइड बनने के कारण। मुझे लगता है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। भयानक चीजें हैं, पढ़ लेना, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगी। फिर क्या है, पछतावे के अलावा जीवन में फिर कुछ नहीं बचता है, क्योंकि समय हाथ से गया तो सब लुट गया। हाँ जी, इधर सल्फाइड मूलक ढंग से पढ़ना, सल्फाइट मूलक,
क्या बोला है, SO3-2। सल्फाइड मूलक के परीक्षण में कौन सी गैस निकलती है, मैं तुमको बता दूं, SO2। और तुमने पढ़ा होगा ये सड़े अंडे जैसी गंध वाली गैस है, रॉटन एग लाइक स्मेल होती है इसकी। और ये परख नली से ये गैस निकली और इसके ऊपर आप लेके गए क्या, K2Cr2 अम्लीय वाला, और उससे भीगा हुआ क्या, फिल्टर पेपर। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड इसका क्या करेगी, अपचयन, और किस में करती है, क्रोमिक सल्फेट में। ये क्रोमिक सल्फेट बना, इसकी वजह से फिल्टर पेपर वो हरा हो जाता है। दोबारा रिपीट कर लेते हैं। आपको कौन सा मूलक दिया था, सल्फाइट, आपने क्या मिलाया, तनु H2SO4, कौन सी गैस निकली, H2S। इसके ऊपर पोटेशियम डाइक्रोमेट से भीगा हुआ फिल्टर पेपर लेके गए, और जैसे फिल्टर पेपर ऊपर रखा तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो किस में बदल गया, क्रोमिक सल्फेट में, जिससे उस फिल्टर पेपर का रंग है वो हरा हो जाएगा। मुझे लगता है यहां तक समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। हाँ, आयोडाइड के लवण के, आयोडाइड मतलब I-, और आयोडाइड के अंदर क्या मिलाएं, सांद्र H2। अभी आपने कहा कि अम्लीय मूलक है, इसका अभिकर्मक कौन सा था, सांद्र H2, और उसके बाद उसमें MnO2 मिला देते हैं तो फिर बैंगनी रंग बहुत तेज तेज निकलने लगता है। वो बैंगनी रंग कौन सी गैस का या कौन सी वाष्प है, तो आप बोलोगे सर वो आयोडीन I2 है। आगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, नेस्लर अभिकर्मक, जो आपने क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड, मतलब किसी न किसी हैलाइड में काम में लिया होगा। आयोडाइड में तो पक्का ही लिया होगा, नहीं तो किसी न किसी हैलाइड में लिया होगा। नहीं भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वाइवा में या पता होना चाहिए, क्योंकि आप उसमें कॉपी में तो लिखोगे। नेस्लर अभिकर्मक एक प्रकार का संकुल है। अरे आप लोगों ने पढ़ा, संकुल मतलब उपसंयोजक यौगिक है, वो आपका 5वां चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसकी बात कर रहा हूं। और ये क्या है, तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं जी। क्या लिख दें, K2Hg और उसके बाद I4, ये इसका फॉर्मूला नेस्लर अभिकर्मक का। K2 की जगह कहीं पर Na2 हो तो भी चल जाएगा। अरे क्लियर है, ये नेस्लर अभिकर्मक है। और नेस्लर अभिकर्मक में कहूं कि ये जो बाहर लिखे वो प्रति आयन, काउंटर आयन, और ये आपका मेटल धातु, और ये लिगेंड, और ये अगर मैं और ज्यादा डिटेल में जाऊं तो आप कहोगे सर ये वाला हिस्सा है ना, आपने बता रखा, ये तो क्या संकुल है। आगे बढ़ो। हाँ, अब कौन से मूलक की बात आ रही है, धनायन की। मतलब धनायन कौन से, अम्लीय मूलक या क्षारीय मूलक। आप कहोगे सर ये तो कौन से मूलक होते हैं, क्षारीय मूलक या भस्मीय मूलक होते हैं, और इनको समूह अभिकर्मक याद रखने। इनके समूह कितने, शून्य वर्ग, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठ। मतलब 0 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, और इनके आपको समूह अभिकर्मक याद करने। वैसे इसका कोई समूह अभिकर्मक है नहीं, फिर भी अपन मिलाते हैं वो याद कर लेते हैं। यहां क्या मिलाते हैं, NaOH, और यहां मिलाते हैं तनु HCl, याद करना पूछेगा। तनु HCl के बाद यहां मिलाते हैं H2S, यहां मिलाते हैं अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद यहां पर मिलाते हैं क्या, वापस H2S, और यहां पर वापस लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में मिलाते हैं अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम वापस लिख देते हैं। अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो रही है, देखने में आपको दिक्कत आ रही है, तो ये आपका अमोनियम कार्बोनेट, और लास्ट वाले में मिलाते हैं NaH2PO4, सॉरी Na2HPO4, Na2HPO4 डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट मिलाते हैं। याद रखना, धनायन होते हैं वो क्षार से बनते हैं, इसलिए उनको क्षारीय मूलक या भस्मीय मूलक बोलते हैं, और उनको सीक्वेंस में समूह अभिकर्मक याद रखना। मैं एक लेक्चर और ला रहा हूं जिसके अंदर आपको ये लवण के अंदर अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक कैसे निकालते हैं, उनके टेस्ट कैसे करते हैं, वो मैं तो अभी तो वाइवा की बात कर रहा हूं। एक 1 शॉट और आ रहा है आपका, लेकिन उसमें शायद वो सुबह तक आए, क्योंकि मैं लंबा लेक्चर ले चुका ना, इसलिए। आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, लेड होता है वो फर्स्ट ग्रुप में भी है और लेड वो सेकंड ग्रुप में भी है। मतलब लेड को दोनों समूह में रखने का कारण क्या है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलते हैं यहां पर। अगर आपको कहूं कि एक मिश्रण दिया है और मिश्रण के अंदर क्या दे रखा है, लेड, और लेड कौन सा,
+2 है। अब इसका समूह अभिकर्मक पहले का क्या मिलाओगे, तनु HCl, और तनु HCl में Pb के साथ Cl मिलेगा और यह अवक्षेप आएगा PbCl2 का। वापिस मिश्रण में लेड दिया था, आपने तनु HCl मिलाया, PbCl2 का श्वेत अवक्षेप आया, पर ये PbCl2 का श्वेत अवक्षेप आया, पर ये जल में तो आंशिक विलय है, मतलब ये जल में घुलता तो है पर थोड़ा कम घुलता है, मतलब अवक्षेप आया भी है और जल में घुला हुआ भी है। और इसको छानोगे तो लेड है वो छनित में नीचे आ जाएगा, और दूसरे वर्ग में जैसे ही उसमें आप क्या प्रोवाइड करोगे, छनित के अंदर कौन सी गैस, H2S, तो लेड है वो H2S के +2 के साथ -2 अभिक्रिया करके और लेड सल्फाइड का काला अवक्षेप दे देगा। एक बार फिर बोल दूं कि लेड को 2 समूह में क्यों रखा। लेड है वो तनु HCl से प्रथम समूह में अभिक्रिया करके PbCl2 का श्वेत अवक्षेप बनाता है, पर ये जल में विलय भी है और आंशिक विलय है, मतलब थोड़ा गुला है, थोड़ा जल में अवक्षेप के रूप में है। जब इसको छानोगे तो अवक्षेप दूर हो गया, लेकिन नीचे छनित आया, उसमें थोड़ा लेड क्लोराइड के रूप में आ गया है। अब जैसे H2S प्रयोग करोगे, वो लेड जो नीचे आ गया था वो H2S से अभिक्रिया कर जाएगा, और अभिक्रिया करने के बाद आपका मुझे लगता है कि काले रंग का अवक्षेप आ जाएगा। तो लेड दोनों समूह में रखने का कारण ये। आगे ये बता दिया तृतीय समूह का समूह अभिकर्मक, मैंने पूरी टेबल बना दी है, तृतीय की, चतुर्थ की, पंचम की, षष्ठ की, तो मैंने क्वेश्चन लिखे, उनका आप आंसर देखते हैं। तृतीय का समूह अभिकर्मक हो गया यहां पर, ये मैं आपको मैंने 1 शॉट अभी आपको कहा कल सुबह तक आ जाएगा, उसके अंदर ये बता रहा हूं कि सम आयन प्रभाव क्या होता, आयनिक गुणनफल क्या होता, विलेयता गुणनफल क्या होता, कब अवक्षेप आएगा और कब नहीं आएगा, उसका सब लॉजिकल बात करेंगे। ये मैं रहने देता हूं, आगे वाले लेक्चर में बात करते हैं। ये चतुर्थ का अभिकर्मक बता दिया मैंने, पंचम का बता दिया मैंने, षष्ठ का बता दिया, और कहूं कि आगे तो क्रियात्मक समूह पढ़ाए थे जो अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाए हैं, और उसके बाद में सूचक के बारे में बताया, EDTA के बारे में बताया, और लास्ट में पढ़ाया मैंने, पर थैंक यू भी मुझे ही बोलना है। पढ़ाया मैंने है आपके लिए, थैंक यू मुझे बोलना है, आपके थोड़ा स्ट्रेस लेवल को कम कर दिया जाए एग्जाम का, इसके लिए पढ़ाया है। आप इसको पूरा देखेंगे और कॉपी में लिखेंगे कि सर ने बताया उसका वाइवा क्या क्या बना है। आराम से प्रेम से पढ़ें, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, कौन सा जो फर्स्ट बुक और सेकंड बुक, उसका डिस्कशन भी करेंगे कि वहां से क्या क्या आया। हालांकि मैंने बहुत सारा निकाल दिया, आपसे सिर्फ इतनी सी विनती या अनुरोध है, या समझो ना कि जो भी आप समझो कि ये वीडियो को थोड़ा सा लेक्चर को आगे फॉरवर्ड भी करें, आगे लोगों तक पहुंचे। तो ये क्या यूट्यूब पोर्टल पे कुछ पढ़ा नहीं है तो बच्चों को समझ में आएगा, उनके बहुत काम की चीज़ है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।